अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं नया दिन। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब। मैं हूं महक असलम। हफ्ते का पहला दिन है और पहले दिन में शुएब की जो एनर्जी है, हम सबको यही एनर्जी चाहिए होती है। जब शुएब ग्रीन टी में चीनी डाल के पीते हैं, इनकी एनर्जी की शायद यही वजह। मैं डेली ये चीज़ जो है ना माँ कराती हूँ। खैर आगे बढ़ते हैं और अपने टॉपिक्स को हम इंट्रोड्यूस करा देते हैं कि आज हमने किन किन टॉपिक्स पे बात करनी है। सबसे पहले बात हम ये करते हैं कि पिछला पूरा हफ्ता कैसा रहा। सियासी माहौल गर्म रहा। वार्निंग दी गई थी नेक्टा की जानिब से कि सियासी मेलों का इनेकाद ना किया जाए क्योंकि हमला हो सकता है। गुज़श्ता रोज क्वेटा में हजारगंज के मकाम पर हमला हुआ। अगर हम बात करें सियासी गहमा गहमी की, पॉलिटिकल पार्टीज की, पॉलिटिकल लीडर्स की, खुद तो सिक्योरिटी हसार में आते हैं लेकिन अपने नैरेटिव की वजह से कभी कभी अवाम को ज्यादा मुश्किल में डाल देते हैं, कौम को मुश्किल में डाल देते हैं। अगर ये जलसा मुनक़िद ना होता तो क्या होता? नहीं होना चाहिए था जब यही कहा गया बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से। एनीवेज बयानात क्या दिए गए और उसके बाद माहौल क्या है, इसकी बात नहीं करते क्योंकि एक बड़ा दिन हमने देखा ना, सारा दिन देखा और इसके बाद जो बयानात थे वो यकीनन ऐसे थे कि कुछ लोगों को नागवार गुजरे। नागवार तो और भी बहुत सारी चीजें थी जो कि मुसलमानों पर इस तरह से हमला था कि यकीनन मुसलमानों की जात पे इसको अगर हमला कहा जाए तो गलत नहीं होगा। गुस्ताखाना खाकों का मामला जिस पर वजीर आज़म इमरान खान ने फेसबुक के बानी को खत लिखा है। उन्होंने खत लिखकर कहा है कि जिस तरह होलोकॉस्ट पर बात करने की इजाजत नहीं दी जाती, बिल्कुल उसी तरीके से इस्लामोफोबिया को भी बैन करना चाहिए फेसबुक पर। फ्रांसीसी सदर की अगर हम बात करें, उन्होंने सपोर्ट किया है इस वाक़ये को और उनके सपोर्ट करने के बाद हम देख रहे हैं कि जिस तरह से फ्रांस के खिलाफ बातें की जा रही हैं और पाकिस्तान में स्पेशली एक मुहिम का आगाज़ हो चुका है कि बैन फ्रांसीसी प्रोडक्ट्स। खलीजी रियासतों समेत मुस्लिम ममालिक फ्रांसीसी मसनूआत के बायकॉट का ऐलान कर चुके हैं। हम आज इसी पर मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने। शाह साहब शुक्रिया आपके वक्त का, गुड मॉर्निंग भी कहेंगे। शाह साहब, ये एक ऐसा वक्त है कि जिसमें हमें बहुत से और मामलात की बात करनी चाहिए, इकोनॉमिक सिचुएशंस को बेहतर करने की बात करनी चाहिए और उन स्टेट्स की तरफ से जो अपने आप को कहती हैं कि हम बहुत बेहतर एक्ट करते हैं, लेकिन फ्रांस की तरफ से स्टेट लेवल पर ऐसे बयानात, स्टेट लेवल पर इस तरह की सपोर्ट, इससे हालात ज़्यादा ख़राब होंगे। और अब हम जिस तरह फेसबुक को लेटर लिख चुके हैं, जिस तरह हम मजम्मत करें, शाह साहब व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप वी आर गोइंग टू टेक? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं, जो गुस्ताखाना खाके शाया किए गए और नस्ब किए गए, उससे पूरी दुनिया में मुसलमानों में गम गुस्सा है, इस तरह की कैफियत है। मैं समझता हूं कि फ्रांस के सदर के बयानात ने जलती पर तेल का काम किया है और बदकिस्मती से उन्होंने बेहिसी का जो मुजाहरा किया है, उससे उन्होंने अपने माशरे को, अपनी सोसाइटी को मजीद तकसीम किया है। आज देखें कि सिर्फ हमारे यहाँ नहीं, यूरोप में बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान बसते हैं और ये तो आपने घर घर फसाद की एक बुनियाद रखती है और लोगों में एक इज़्तिराब है। ये जो एक ट्रेंड है, ये ट्रेंड एक उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। हेट स्पीच जो है, इसमें हम देख रहे हैं इजाफा हो रहा है और उससे एक तशद्दुद का जो एक रद्द अमल है वो सामने आ रहा है और ये पहली मर्तबा ऐसा नहीं हुआ। आपके इल्म में है कि कुछ अर्सा पहले चार्ली हेब्डो ने इस किस्म की गुस्ताखी करने की कोशिश की कुछ हफ्ते पहले और पाकिस्तान ने, मैंने इस पे एक अपना रद्द अमल भी दिया और कहा कि ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। कभी हम सुनते हैं कि मुख्तलिफ ममालिक में कुरान को जलाया जा रहा है, कभी हम सुनते हैं कि कोई जनूनी जो एक एक्सट्रीम राइट विंग का पार्लियामेंटेरियन है वो गुस्ताखाना खाकों की नुमाइश करना चाहता है। कभी आप देखते हैं कि हिजाब पर एक पाबंदी लगा दी जाती है। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की भी हदूद व कयूद होती हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हम कायल हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोगों के जज्बात बिल्कुल शाह साहब कथा कलामी की माजरत और फिर ये वो ममालिक करते हैं जिन्हें हम तरक्की याफ्ता ममालिक कहते हैं। आप जैसे बात करें मजम्मत की, जी आप जैसे मजम्मत की बात करें, जी शाह साहब मैं ये अर्ज कर रहा था, इस ट्रेंड को सामने रखते हुए हमने इसको महसूस किया और इनके इस बयान से पहले महसूस किया और इमरान खान साहब ने जो अभी सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास हुआ था, आप उनकी तकरीर उठा के इस्लामोफोबिया की बात उन्होंने की, इसकी तरफ निशानदेही की और कहा कि हमें इसके बारे में सोचना होगा। दुनिया से, अक़वाम मुत्तहिदा से अपील की कि इस पर अपना वो किरदार अदा करे। अभी आपने मेंशन किया कि उन्होंने मार्क ज़करबर्ग को, जो
चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं फेसबुक के, उनसे भी एक खत के जरिए दरखास्त की है कि उन्हें इस किस्म का, जिसमें इस्लाम के खिलाफ नफरत हो या इस्लामोफोबिया को हवा दे रहा हो, इस किस्म के मटीरियल पर उन्हें पाबंदी लगानी चाहिए, जिस तरह उन्होंने होलोकॉस्ट पर एक पाबंदी लगा रखी है। दुनिया में ऐसी मिसाल मौजूद है। अब पाकिस्तान ने फैसला किया है, और ये मैं आपके सामने शेयर करना चाह रहा हूं, कि अगले माह जो OIC का फॉरेन मिनिस्टर्स का इजलास है, इंशाअल्लाह वजीर आजम के कहने पर मैं वहां एक करारदाद टेबल करने का इरादा रखता हूं, और उस करारदाद के जरिए हम पूरी उम्मा को यकजा करना चाहेंगे इस मसले पर। न सिर्फ यकजा करना चाहेंगे बल्कि मुतालबा करेंगे कि ऐसी नफरत अंगेज बयानात पर, हरकतों पर न सिर्फ कानूनी कदगन लगाई जाए, बल्कि 15 मार्च हम तजवीज कर रही हैं को एक इंटरनेशनल सॉलिडारिटी डे अगेंस्ट इस्लामोफोबिया का मुनक़िद होना चाहिए, उसका ऐलान होना चाहिए, ताकि पूरी दुनिया में ये शऊर बरपा हो। और ये हम चाहते हैं न सिर्फ OIC के इजलास में, हमारी ख्वाहिश है, पाकिस्तान की ये ख्वाहिश होगी और पाकिस्तान इसमें लीड लेगा इंशाअल्लाह, कि अक़वाम मुत्तहिदा में जो न्यूयॉर्क में जो OIC के परमानेंट मिशंस हैं, वो भी एक जॉइंट रेजोल्यूशन टेबल करें और वहां एक फिजा कायम करें, ताकि इसका तदारुक हो सके। अगर इस पर अब कदगन न लगी तो ये ऐसे नफरत के बीज बोए जा रहे हैं जिससे माशरे तकसीम होंगे, नफरतें बढ़ेंगी और नुकसान के इम्कानात मौजूद हैं। शाह साहब, क्या हम ये सोच रहे हैं कि फ्रेंच एम्बेसडर टू पाकिस्तान इनको वापस भेजा जाए? उसके साथ साथ जो इस वक्त मसनूआत के बॉयकॉट का हम देख रहे हैं, हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं, क्या इस तरफ पाकिस्तान सोच रहे हैं? देखिए, अभी मैंने कहा है फॉरेन सेक्रेटरी से, और जो फ्रांस के जो सफीर हैं इस्लामाबाद, उनको हमने तलब किया है, दफ्तर खारजा आज ही तलब किया है, और हम उन्हें डीमार्श भी करेंगे। और पाकिस्तान का जो इस पर मौक़िफ़ है और पाकिस्तान के अवाम के जो जज्बात हैं, हम उनके सामने रखेंगे। ये एक सिचुएशन है, हम चाहते हैं कि इस पे हम दीगर दोस्त ममालिक से भी मुशावरत करें, ताकि हम जो भी फैसला करें वो एक ठोस हो और उसमें वजन हो और उसमें और दोस्तों की, ममालिक की आरा भी शामिल हो। सही, ठीक। अच्छा शाह साहब, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए एक और अगर हम टॉपिक की बात करें कश्मीर की, जहां पर हम देखा कि पोस्टर्स आवेजा किए गए, अब कश्मीरियों ने ये ऐलान किया कि 27 को यौम स्याह के तौर पर उस दिन को मनाया जाएगा। प्लीज इस पे भी कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम उसकी तायीद करते हैं। 27 तारीख को इंशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान में यौम स्याह मनाया जाएगा, और दफ्तर खारजा में हमने एक प्रोग्राम भी हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसमें हम इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सफारतकारों को मदऊ कर रहे हैं, और उसमें जो इंसानी पहलू है, जो वहाँ के बच्चों पे बीत रही है, जो वहाँ की खवातीन पर बीत रही है, जो एक आम घरानों पर बीत रही है, वो हम बच्चों की ज़बानी, उनके मज़ामीन की शक्ल में, उनकी तकारीर की शक्ल में और उनकी आर्ट एग्जीबिशन की शक्ल में मुख्तलिफ पाकिस्तान के स्कूल्स और हमारे जो मिशंस हैं बाहर, हमने एक कंपटीशन किया है और एक टीम बनाई है। उनमें से हम लोगों को सिलेक्ट करेंगे और वो हम एक जो ह्यूमन पहलू है, वो अपने 27 तारीख को हम उस ह्यूमन पहलू को उजागर करने की कोशिश करेंगे। शाह साहब, बेहद शुक्रिया, साथ मौजूद थे आप। कश्मीर का मामला, इस पर भी आपने कमेंट किया। इससे पहले जो फ्रांसीसी सदर का बयान है उसकी मजम्मत भी की, और आपने हमें कहा है कि आज फ्रांसीसी जो सफ़ीर हैं उनको दफ्तर खारजा तलब किया जाएगा और उनको बताया जाएगा कि कौम के जज्बात क्या हैं। हम ये बात जो कर रहे हैं फ्रांसीसी सदर के बयान के बाद जो हालात हैं उस पर जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कंडेम किया है, और उसके अलावा हमने देखा है कि मार्क ज़करबर्ग को लेटर भी लिखा गया, उसके बाद सिचुएशन क्या डेवलप होगी उससे तो हम आपको अपडेट करेंगे। लेकिन अगर हम फिर से कुछ दीगर मौज़ूआत की बात कर लें जो इस वक्त आस पास हमारे अपने हालात जो हमें बता रहे हैं कि नॉट जस्ट वन टॉपिक, और भी बहुत से फ्रंट्स हैं जिस पर हमें लड़ना है। बिल्कुल, और वो चीजें कोविड है, वो कोविड है जिसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं और भरपूर तरीके से लड़ रहे हैं। और मेरे ख्याल से कि जो पाकिस्तान की पॉलिसीज है पूरी दुनिया इसकी मुतरिफ है। कोरोना के खिलाफ कामयाबी पाने वाले मुल्क पाकिस्तान में बेएहतियाती के बायस एक दफा फिर से लहर जो है
वो इतनी खतरनाक होने जा रही है कि इसके बारे में बार बार ये कहा जा रहा है कि प्लीज फासला रखें, एहतियात करें, लेकिन लोग शायद समझने को तैयार नहीं। और उसकी वजह ये है कि लोगों को लग रहा है कि अब कोविड खत्म हो गया है। डर तो खत्म हो गया है महक, इसमें कोई शक नहीं। लोग अब उस तरीके से घबराते नहीं है और इसलिए एहतियात नहीं करते। अगर हम केसेस देखें कि जब फर्स्ट वेव हमने देखी कि वो खत्म हुई और थोड़ा सा सिचुएशन आहिस्ता आहिस्ता जब सेकंड वेव की तरफ बढ़ रही थी, जब 300 केसेस पर डे पर हम गए थे, लेकिन अब सिचुएशन ज़्यादा ख़राब हो रही है। सेकंड वेव है, अब 800 केसेस पर डे पर हम चले गए हैं और जो डेथ रेशियो है वो ज़्यादा है। असद उमर साहब ने भी खबरदार किया था और हम भी इस प्लेटफॉर्म से बाबा खबरदार करते हैं कि प्लीज़ एहतियात कीजिए, मास्क का इस्तेमाल कीजिए, फिजिकल डिस्टेंसिंग को इंश्योर कीजिए। कोरोना से हमें मिलकर मुकाबला करना है। मुकाबला तो हमें और भी बहुत बड़े-बड़े जिन हैं जिनसे करना है। और मेरे ख्याल से कि हुकूमत जितने मर्जी इकदाम कर लें तब तक चीजें बेहतर नहीं होंगी जब तक आप खुद अपनी जिम्मेदारी बहैसियत शहरी नहीं निभाएंगे। और या यूं कर लें महक के हुकूमत और अवाम, इसके बीच में इंतजामिया भी है, इसको भी एक्टिव कर लें तो काम बेहतर हो जाएगा, ज्यादा बेहतर हो जाएगा। लेकिन अगर आप थोड़े कच्चे पक्के नताइज के लिए तो आप बहैसियत शहरी खुद जिम्मेदारी अपनी अदा भी कर सकते हैं। एक और भी मामला है जिसने अवाम को परेशान किया है, वो है महंगाई। महंगाई के सताए अवाम के लिए राहत पुल तलाश करने की कोशिश करते करते सस्ते बाजारों का इनकाद किया गया। राहत के पुल, अगर ब्रिजेस इन्हें कहा जाए कि अवाम के लिए सस्ते बाजार बनाए गए और कहा गया यहाँ पर सस्ती चीजें मिलेंगी, तो ये दावा था लेकिन ऐसा हुआ कुछ भी नहीं। हमारे ही शो में आपको याद होगा कि कहा गया था पंजाब की तरफ से कि सस्ते बाजार, आगे से 31 सस्ते बाजार लगाए गए हैं और वो कहते हैं कि आप वहां जाएं चीजें सस्ती मिलती हैं, लेकिन 5 से 10 रुपए सस्ती चीजें, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अवाम ये शिकवा करिए, शहरियों के मुताबिक सब्जियों और फलों की कीमतें आम मार्केट के बराबर हैं और कई खरीदार जरूरी अशिया की नायाबी का शिकवा भी करते हमें नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर फलाना आलू नहीं है, वो वाला आलू भी नहीं है। इसकी कैटेगरीज हम बताते रहते हैं, छोटे बड़े आलू नहीं है। खैर, सिद्रा गयास जो हैं वो यहाँ पर गई हैं और उन्होंने यहाँ की सूरत हाल जानने की कोशिश की है, वो आपको दिखाते हैं। हुकूमत पंजाब के सस्ते सहूलत बाजार महंगाई के सताए अवाम को रिलीफ ना दे सके। किसी को कीमतें ज्यादा लग रही हैं तो कोई खरीदार अशिया के म्यार से मुतमिन नहीं। बाहर मार्केट में प्याज 60 रुपए या 50 रुपए दे रहे हैं, बाहर प्याज पालक 20 रुपए या 30 रुपए दे रहे हैं, बाहर ये सेब जो पड़ा ये 80 रुपए मिला या अंदर 100 रुपए मिल रहा है, अनार 100 रुपए, बाहर यहाँ भी 100 रुपए मिल रहा है। क्या रिलीफ है? सूबाई वजीर को चाहिए कि अपने हल्के में आए और अपने लोगों पे रहम करें और देखें कैसे लोग सर्व कर रहे हैं यहाँ पे। शहरियों का कहना है कि महंगाई ने उनका बजट बुरी तरह मुतासिर किया है। हुकूमत कम आमदनी वाले अफराद के लिए अमली इकदाम करे। गरीब आवाम के लिए बिल्कुल ही नुकसान है, ठीक है, ये फ्रॉड है सारा। पहले तो हर चीज मिल जाती थी इतवार बाजार में, अब तो कुछ भी नहीं है। जो तनख्वाहदार थे उनके आपने तनख्वाहें बढ़ाई नहीं और महंगाई इतनी कर दी है कि बेशुमार। हुकूमत पंजाब ने शहर में 31 सहूलत बाजार लगाए हैं जहां कम कीमत पर अशिया की फरामी का दावा किया गया है। आवाम की सहूलत के लिए लगाए गए सस्ता सहूलत बाजार भी आवाम को रिलीफ देने में नाकाम है, जबकि महंगाई की सताई अवाम का कहना है कि हुकूमत को सियासी झमेलों से ही फुर्सत नहीं कि वो अवाम का सोचें। कैमरामैन खुरम फयाज के साथ सिद्रा गयास, समा, लाहौर। लाहौर के बाद जरा रावलपिंडी का रुख करते हैं और जानते हैं कि वहाँ क्या सूरत हाल है और वहाँ पर चीजें महंगी हैं, अगर हैं तो क्यों, और अगर नहीं मिल रही तो क्यों। हुकूमत का महंगाई का जिन काबू करने का मिशन। रावलपिंडी में 5 सहूलत बाजार लगा दिए गए। रिलीफ की तलाश में शहरियों का भी तांता बंद गया। आटा, चीनी, सब्जियां, दालें सब दस्तयाब, लेकिन शहरियों को फिर भी शिकायत है कि जिस बचत के लिए आए थे वो तो यहाँ भी नहीं। बाजार सस्ता कोई नहीं है, यहाँ वही फर्क पड़ जाता है। किराए लगा के अगर यहाँ पहुँचे तो 10-20 रुपए का फर्क है, ठीक है, तो किराया सस्ता कोई यहाँ मतलब कोई बाजार कोई चीज़ सस्ती नहीं मिल रही है। एक गरीब आदमी जो यहाँ पे आता है ना, इसलिए आता है कि शायद हमें कुछ सहूलत मिलेगी, लेकिन जो मैं मंडी में रेट चेक करके आया हूँ वहाँ से 10 और 20 रुपए रेट यहाँ पे ज्यादा है। यहाँ पे सहूलत नाम की कोई चीज मुझे नजर नहीं आ रही। हर चीज का रेट जो है ना वो मंडी के रेट से ओपन है। अवाम की दुहाइयाँ अपनी जगह। इंतजामिया का दावा है कि महंगाई को निकेल डालने के लिए कोई कसर उठा नहीं रखी जा रही। महंगाई जो है इस वक्त पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। पैरेलल बाजार एक साइड पर ऑपरेट कर रहे होंगे और वहाँ पर प्राइसेस कंट्रोल्ड होंगी तो ऑटोमेटिकली उसका सिग्नल जो है वो मार्केट के ऊपर भी जाएगा। तकरीबन 3.5 लाख रुपए का फाइन तो सिर्फ मैंने किए हैं इस मंथ के।
और इसके साथ साथ मेरे साथ कोई 5-6 और मैजिस्ट्रेट्स हैं। कुछ लोग तो मामूली रिलीफ का सारा क्रेडिट भी टाइगर फोर्स को दे रहे हैं। टाइगर फोर्स के आने से बहुत फ़र्क पड़ा है बाज़ारों में, और आप यकीन नहीं करेंगे कि रेट्स में इतना फ़र्क है। आप जापानी फल ले लें, वो 100 रुपये बाहर मार्केट में है और इधर 70 रुपये है। सेब जो है वो 150 का, इधर 110 रुपये है। 40 रुपये किलो के साथ फ़र्क है। और इंशाल्लाह ताला इस टाइगर फोर्स के ज़रिए जो सहूलत बाजार है इसको भी तकवीत मिलेगी इंशाल्लाह, और आवाम को सहूलत भी मिलेगी। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आज बड़े बड़े दावे करने वाले हुकाम उस वक्त कहाँ थे जब महंगाई बेकाबू हो रही थी। सहूलत बाजारों से भी आवाम को महंगाई से रिलीफ न मिल सका। शहरी कहते हैं अशाए खुरनोश की कीमतें कम करने के लिए हुकूमत को मौसर इक़दाम करना होंगे। कैमरामैन जुल्फ़िकार अली के साथ सदाकत अली, समा, रावलपिंडी। रावलपिंडी से आपको लेकर चलते हैं फैसलाबाद, और वहां पर ज़िले इंतज़ामिया की अगर बात करें तो सस्ते बाजार ये लगाए तो हैं, लेकिन आवाम को इन बाज़ारों में सहूलत मिल भी रही है या नहीं, यही सवाल का जवाब ढूंढने गए उस्मान सिद्दीक। जवाब उन्हें क्या मिला, ज़रा देखिए। महंगाई को रोकने का मिशन। फैसलाबाद की ज़िले इंतज़ामिया ने शहर भर में 24 बड़े सहूलत बाज़ार सजा दिए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बने इन सहूलत बाज़ारों से शहरी क्या क्या चीज़ें ख़रीद सकते हैं और इन बाज़ारों में क्या क्या दस्तयाब है, आइए आपको दिखा देते हैं। महंगाई के वार सज गए सहूलत बाज़ार। मगर जनाब, फैसलाबाद के इन बड़े बड़े सहूलत बाज़ारों में आवाम को मामू बनाया जाने लगा, क्योंकि इन बाज़ारों में कहीं चीनी नायाब है तो कहीं आटा दस्तयाब नहीं। दालों, सब्जियों, फ्रूट्स और घी के काउंटर्स पर भी चीज़ें ढूंढे नहीं मिलती। शहर भर में लगने वाले इन 24 बाज़ारों को शहरियों ने मजाक करार दे दिया। अभी तक तो यही देख रहे हैं कि सिर्फ 1-2 काउंटर खुले हैं, वो एक फल वाला है, एक घी वाला है, बाकी सारे कुछ भी नहीं मिल रहा। अगर यही सारे खोले हों तो आवाम का फ़ायदा है। सहूलत बाज़ारों में चीज़ें कम आती हैं जो हुकूमत सहूलत देती है, वो जब तक बंदा करीब पहुंचता है तो जब तक लाइनों में ख़त्म ही हो जाता है। यहाँ चीनी लेने आते हैं, ठीक है, आटा लेने हैं, यहाँ कुछ भी नहीं मिलता है। ऐसा हम जलील होकर शहर सामान लेने जाते हैं, हमारा हाल बुरा है। इधर माडा बाज़ार ये ऐसा जैसे मुर्गी खाना बनाया हो। दूसरी तरफ ज़िले इंतज़ामिया हुकाम कहते हैं महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिशें जारी हैं, जबकि टाइगर फोर्स की मदद से 10 ग्राम फरोशों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों को पकड़ चुके हैं। शहरी कहते हैं महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इंतज़ामिया सहूलत बाज़ारों में तमाम चीज़ें मुहैया करे। कैमरामैन रिजवान साबरी के साथ उस्मान सिद्दीक, समा, फैसलाबाद। तो सन्नती शहर का हाल आपने जाना, जरा पहलवानों के शहर चलते हैं, वहां जानते हैं कि क्या सूरत हाल है। महंगाई भी जो है वो वहां पर भी आसमान से बातें कर रही है। सस्ते बाजार 15 लगाए गए थे, लेकिन सूरत हाल नागुफ्ता बे है यहाँ पर। जरा आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं हम ये बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने बाजार लगाए हैं, लेकिन इनको ये बाजार बरकरार रखने चाहिए ताकि लोगों को सहूलत मिलती रहे, लोग सस्ती अशिया खरीदती रहे। आम मार्केट के मुकाबले में यहाँ पे काफ़ी फ़र्क है। लोगों को 10-15 रुपये 20 रुपये तक जो मार्जिन पे कमी आ रही है। 15 सस्ते बाज़ार हमने गुजरांवाला में इस्टेब्लिश किए हैं जी, और इसमें चीनी जो है जिसका इशू चल रहा था कुछ दिनों से, वो हम 85 रुपीज़ पर kg हमने अब मुहैया कर रहे हैं। चीनी लेने के लिए गया था, वो चीनी दे रहे हैं 85 रुपये किलो गवर्नमेंट के आर्डर से, लेकिन वो ला रहे हैं बाजार से 98 रुपये किलो। यानी कि आप समझे कि 8 और 5 13 रुपये किलो के हिसाब से वो नुकसान कर रहे हैं। ये तो इत्तेमाद है, मगर यहाँ पे चीज़ें मौजूद नहीं है और यहाँ पे बहुत कम तादाद में अशिया मौजूद हैं। 12 से ज़मीन ये खड़ा सस्ती है, कोई रिलीफ नहीं है। ये शहबाज शरीफ दौर में ये 500 का सौदा हम इतना लेके जाते थे। तकरीबन बाहर जो इस बाज़ार से बाहर चीज़ें हैं ना, और बाज़ार में तकरीबन 10-15 रुपये का फ़र्क है। इधर ज़्यादा यानी सस्ती मिलती है इधर। बस थोड़ा बहुत ही फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क कोई नहीं है। मगर वो जो बाहर मिलती है ज़रा पैसे तो रेट ज़्यादा होते हैं, मगर ज़रा चीज़ें अच्छी होती हैं, साफ़ सुथरी। फैसलाबाद, गुजरांवाला, रावलपिंडी की सूरत हाल आपको हमने दिखाई। अब जो एक्शन लिया जा रहा है यहाँ पर, जब हम इंतज़ामिया की बात करते हैं तो अब हम इंतज़ामिया से सवाल करते हैं। हमें इस वक्त ज्वाइन करें डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद मोहम्मद अली साहब। मोहम्मद अली साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। अभी हमने रिपोर्ट भी दिखाई, वहाँ की सूरत हाल आवाम को बताई। ये बड़े बड़े सहूलत बाजार लगा देना, इनके ऐलानात कर देना, क्रेडिट ले लेना, लेकिन सर इन एक्चुअल खाली स्टॉल्स हैं। आवाम शिकवा करते हैं कि सहूलत बाजारों से तमाम चीज़ें मिल नहीं रही।
देखिए इसमें हमने चूँकि अपने रिसोर्सेज से हमें इसके लिए कोई एक्सक्लूसिवली फंड्स गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिले, तो ये जो कुछ भी है इसमें इवन ट्रांसपोर्टेशन का या मैनेजमेंट का जो कॉस्ट आ रही है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ख़ुद से बेयर कर रही है। तो इसमें हमारे लिए ये मुमकिन नहीं है कि हम तमाम बाज़ारों के तमाम स्टॉल्स को जो है वो उस तरीके से वहाँ पर इस्टेब्लिश करें। तो हमने जो गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शंस हैं कि पुअर मैंस मेन्यू 18 एसेंशियल आइटम्स हैं, तो हमने कोशिश की है कि 18 से ज़ायद आइटम्स वहाँ रखें। अब हमारे कुछ जो बाज़ार हैं उनमें चिकन, मटन और साथ ज़रूरत की बाकी चीज़ें भी मौजूद हैं। और चीनी हम 85 रुपये पे दे रहे हैं। इसके अलावा आटा जो है उसकी नोटिफाइड जो प्राइस है वो 860 रुपये है, मगर ये कि हम 845 पे बाज़ार से कम रेट पे दे रहे हैं। और जो हमारी सब्ज़ियाँ और फ्रूट आते हैं वो सुबह जो रिटेल का रेट वहाँ से निकलता है, हमारी कोशिश है कि उससे भी कम दें। तो ये कंज्यूमर प्राइस से नीचे तकरीबन 5% का डिफरेंस होता है, उस पर ये हम मार्केट में ये इन अपने सहूलत बाजार में लोगों को दे रहे हैं। ठीक, तो ये बताएगा कि इसका मैकेनिज्म क्या है? टाइगर फोर्स के वॉलंटियर्स आप तक किस तरह मुनाफाखोरों की तफसीलात पहुंचा रहे हैं? देखिए ये ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन जो है ये चूँकि यहाँ के लोकल्स हैं बहुत सारे लोग उसमें से, तो ये अपने आसपास किसी हवाले से जो उनके पास इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होती है, क्योंकि अगर आप मार्केट का सर्वे करें और या एक जहाँ पर कहीं होर्डिंग हो रही होती है तो वो एक पूरा क्लस्टर होता है, तो उसमें जनरली वो चीज़ अगर आप थोड़ा सा उसको डिग आउट करने की कोशिश करें तो वो पता चल जाती है। तो उसमें एजेंसीज़ की इन्फॉर्मेशन भी है, हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो भी हमारे साथ स्पेशल ब्रांच भी डेली की बुनियाद पे इंफॉर्मेशन शेयर कर रही होती है। तो ज़्यादा हमारी रिलायंस उन पे होती है और बाकी टाइगर फोर्स के एक दो लोगों ने अपने पर्सनल सोर्सेज से भी कुछ चीज़ें पॉइंट आउट की। सर, टाइगर फोर्स की भी बात आपने की, आपने इदारों की बात की, थोड़ा सा प्लीज़ इसको एलेबोरेट कीजिएगा कि इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचना, फिर आपने कहा डिग आउट किया जाता है, तो डिग आउट करने का मैकेनिज्म क्या है? आप कोई टीम वहां पर भेजते हैं चेक करने के लिए या बस आपके पास इन्फॉर्मेशन आई और आपने फिर फाइन कर दिया? जी बिल्कुल, उसमें हमारे जो कंसर्न्ड असिस्टेंट कमिश्नर हैं उनको हमने सीज का इंचार्ज लगाया हुआ और हमारे पास टोटल 55 इस वक्त प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स हैं पूरे फैसलाबाद में। तो जो कंसर्न्ड प्राइस मैजिस्ट्रेट होते हैं वो फिर उस पर एक्शन लेते हैं। जो यहाँ होर्डिंग के हवाले से कार्रवाई हुई उसमें चूँकि 2-3 जगह ऐसी थी जहाँ पर हमें काफ़ी बड़ी क्वांटिटी जो है वो पॉइंट आउट की गई थी एजेंसीज की तरफ से, तो उसमें हमारे असिस्टेंट कमिश्नर्स खुद गए हैं। ठीक, अली साहब आप एक्शन की बात करें तो ये भी बताएगा कि अभी तक रिजल्ट सामने क्या है? कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई, कितने लोगों पर जुर्माना आयद किया गया, किसी को गिरफ्तार भी किया गया क्या? जी इसमें पिछले एक हफ्ते के दौरान 9000 से ज़ायद जो है वो हमारी इंस्पेक्शंस हुई हैं, जिसके अंदर तकरीबन कोई 1200 के करीब जो वायलेशंस हमारे सामने आई। उनमें से कुछ तो वार्निंग्स थी, उनको हमने वार्निंग्स की, बाकी हमने जुर्माने भी किए हैं, FIRs भी दिए हैं और कुछ प्रेमिसेस जो हैं वो सील भी किए हैं। कुछ रेडियो वाले जो हैबिचुअल थे जिनके पास प्राइस लिस्ट एक दफ़ा से ज़्यादा मौजूद नहीं थी, उनको हमने उनकी रेडियो को कन्फिस्केट भी करवाया। बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे आप और फैसलाबाद की सूरत हाल से मुतालिक हमसे बात कर रहे थे। अब बात हम गुजरांवाला की करते हैं, जिसकी रिपोर्ट आपको हमने कुछ लम्हे पहले दिखाई थी, जहां पर 112 एक्शंस लिए गए हैं। हमें ज्वाइन करें डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला सुहेल अशरफ साहब। सुहेल साहब शुक्रिया। सुहेल साहब, मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे, कितने सहूलत बाजार लगाए गए हैं और क्या वाकई यहाँ पर तमाम सहूलत बाजार में तमाम स्टॉल्स पर चीज़ें मौजूद हैं या सूरत हाल फैसलाबाद जैसी है? गुजरांवाला में हमने 15 सहूलत बाजार लगाए हैं, इंक्लूडिंग देश सारी बाजार जहाँ पे आप बैठे हुए हैं, और उसमें आप रश जो है वो आपको देख सकते हैं कि रश अवाम का और पब्लिक का किस किस्म का है। इसमें जो सबसे फंडामेंटल सहूलत है कि जो एक गरीब आदमी है जिसकी पहुँच के अंदर चीज़ें उस तरह से नहीं होती, तो वहाँ पे हम जो आटा है जिस तरह से ये 845 रुपये का 20 kg का बैग दे रहे हैं और प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको ये सुन के बड़ी खुशी होगी कि अगर लेट से हम इन सहूलत बाज़ारों के ऊपर 10,000 जो है वो भिजवाते हैं आटे का बैग, तो 5,000 जो बैग है वो यहाँ पे यूज़ हो रहा है इन सहूलत बाज़ारों में। उससे भी जो बड़ी चीज़ है चीनी का, जिस तरह आपको पता है कि चीनी के रेट्स थोड़े से ज़्यादा हैं, हम इंश्योर कर रहे हैं सहूलत बाज़ारों में कि 85 रुपीज़ पे चीनी दें। इसके अलावा जिस तरह गुजरांवाला का आपको पता है कि गुजरांवाला एक मेजर राइस प्रोड्यूसिंग सिटी है और यहाँ से राइस पूरी दुनिया के अंदर जाके एक्सपोर्ट होता है, तो आपको ये जान के बड़ी खुशी होगी
कि राइस भी हम तकरीबन 80 रुपए से लेके 100 रुपए पर केजी दे रहे हैं, जिस राइस का रेट बाहर 135 रुपए है। और आप कामोकी के बाज़ारों में जाएं या गखड़ के बाज़ारों में जाएं तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे ये बड़ा ज़बरदस्त तरीके से ये चीज़ें अवेलेबल हैं। अगर यहाँ पे मैं एक बात ना कहूँ तो वो बहुत बड़ी ज़्यादती होगी, और वो ज़्यादती इस तरह से होगी कि गुजरांवाला की पब्लिक ने और बिज़नेस कम्युनिटी ने इसमें हमारे साथ बहुत तामुल किया है। ये जो राइस 100 रुपये पे मिल रहा है, ये 2 बड़ी कामोकी में मिल्स हैं वो हमें प्रोवाइड कर रही हैं। 135 की बजाय 80 से 100 रुपये पर केजी वो दे रही हैं, और बाकी जो है उन्होंने जो अगले वाले खर्चे हैं या प्रॉफिट है उन्होंने अपना कंडोन किया है। सिमिलरली यहाँ पे जो घी है वो हम कोशिश कर रहे हैं, 3-4 कंपनी से हमारी बात हुई है, 210 और 200 रुपये का घी अवेलेबल कर रहे हैं। इसके अलावा 170 रुपये में भी थोड़ा सा लोअर क्वालिटी का घी अवेलेबल है, लेकिन बेस्ट अवेलेबल क्वालिटी जो है उसका घी भी आप यहाँ पे 200 रुपये से लेके 210 रुपये पर केजी आपको मिलेगा। तो ये 15 बाज़ारों के अंदर है। शहर के अंदर ज़्यादा बाज़ार हैं, 5 बाज़ार हैं गुजरांवाला सिटी में, बाकी जो हैं तहसीलों के अंदर 2-2, 3-3 के करीब बाज़ार हैं। सुहेल साहब हमारे साथ मौजूद है, बेहद शुक्रिया गुफ्तगू के लिए। तो सवाल ये है कि सस्ते बाजार लगाए गए लेकिन फिर चीज़ें क्यों नहीं मिल रही। सवाल ये भी है कि वज़ीर आज़म इमरान खान को टाइगर फोर्स पर बहुत ज़्यादा एतमाद है कि उनके काम करने का तरीका वो नहीं है जो कि होना चाहिए था। 1 हफ्ते का वक्त गुजर चुका है, रिजल्ट क्या है रावलपिंडी में ये हम जानेंगे। डेप्यूटी कमिश्नर रावलपिंडी अनवारुल हक साहब ने हमें ज्वाइन किया। अनवारुल हक साहब बेहद शुक्रिया, गुड मॉर्निंग। कहिएगा, टाइगर फोर्स वो है जिस पर वज़ीर आज़म को भरपूर एतमाद है और बड़े एतमाद के साथ इन्हें मैदान में उतारा गया। अभी तक टाइगर फोर्स की शिकायत पर कितनी कार्रवाई की गई है, कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है, कार्रवाई का तरीका कार क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अच्छा देखिए, आपने एक बड़ा स्पेसिफिक सवाल पूछा टाइगर फोर्स का, तो मैं वैसे आपको बताना चाहूँ कि हमारे पास कोई 35,000 के लगभग जो टाइगर फोर्स है वो रजिस्टर्ड है, और जो लोग बिल्कुल काम कर रहे हैं 9,000 के लगभग लोग जो हैं हमारे पास काम कर रहे हैं। पिंडी में जो हमारी बड़ी तहसील है 5,000 लोग हैं। वैसे तो ये कोविड के दौरान काफ़ी SOPs इम्प्लीमेंटेशन में ये वॉलंटियर्स हमें हेल्प आउट करते रहे, बट जहाँ तक इस प्राइसिंग की बात है जो सहूलत बाज़ार में, तो हमने 5 से 6 जो इनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उस जगह पे परमानेंटली डिप्लॉयड हैं उस जगह पे। और साथ मैं आपकी कन्वर्सेशन सुन रहा था जो आप बाकी DC से कर रही थी कि मैकेनिज़्म है क्या, तो मैकेनिज़्म ये है कि बेसिकली हमारे प्राइस मैजिस्ट्रेट्स 55 प्राइस मैजिस्ट्रेट्स हमारे पास हैं। तो एक प्राइस मैजिस्ट्रेट जो होता है हर बाज़ार के अंदर डिप्यूटेड है। तो जब वो कोई, वैसे तो इस जगह पे जो सहूलत बाज़ार हैं इस जगह पे तो वायलेशन का सवाल पैदा इस वजह से नहीं होता कि बड़ी छोटी जगह है, छोटी लोकेशन है जिसके अंदर सारी 1 विंडो के अंदर सारी चीज़ें उस जगह पे मौजूद हैं, तो लिस्टें आवेज़ा हैं। तो अगर कोई इस जगह पे हमें कोई शिकायत होती है तो हम स्ट्रेट अवे मैजिस्ट्रेट उनको फाइन करता है। पर बाकी ओवरऑल जो पूरा शहर है उसके अंदर ज़ाहिर है ये वायलेशन के इश्यूज़ हैं। तो ये टाइगर फोर्स वाले जैसे जिस जगह पे वायलेशन नोट करते हैं कि प्राइस लिस्ट डिस्प्लेड नहीं है, लोगों की शिकायत हैं, तो एक कंसर्न मैजिस्ट्रेट को जिन मैजिस्ट्रेट्स को हेड कंसर्न असिस्टेंट कमिश्नर हेड करते हैं उनको बताते हैं और उसके बाद उनको फाइन और वायलेशन करते हैं। सर लास्ट में ये कहूँगा जिस तरह क्योंकि मैंने आपके 2 DCs के साथ आपकी बात मैं सुन रहा था, तो कुछ जो आपके क्वेश्चन से अगर आप कहें कि हमारा मैकेनिज़्म होता क्या है, तो मैं सिर्फ कल के दिन का बताऊँ। कल संडे था, कल हमने 686 हमारे मजिस्ट्रेट ने इंस्पेक्शन की, कोई अराउंड 100 वायलेशन हमें मिली और 2,22,000 का चालान जो है ना कल के दिन पे हमने किया। तो इसी तरह ये डेली का प्रोसेस है, डेली हम इंस्पेक्शन करते हैं, वायलेशन नोट होती हैं, FIRs होती हैं, लोग अरेस्ट होते हैं। सर कोई दुकानदार अगर चीज़ें महंगी बेच रहा हो, छोटी सी दुकान है, मोहल्ले की दुकान है, वो चीनी पर भी कमा रहा है, वो आटे पर भी कमा रहा है, वो दालों पर भी कमा रहा है, वो हर चीज़ पर 5-10 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये कमा रहा है, उसको फाइन कितना होता है सर? लेकिन 2 चीज़ें, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि हमें कुछ इनको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। जो बिल्कुल मोहल्ले की चीज़ें हैं उस जगह पे है, शायद हमारा फोकस इतना ज़्यादा उस जगह पे नहीं होता। हमारा मेन फोकस क्रिटिकल बाज़ारों में होता है, जो बड़े बाज़ार हमारे हैं जिस जगह से ज़्यादा लोग उस जगह पे आके परचेज़ करते हैं। क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि हमारे पास टोटल 55 मैजिस्ट्रेट्स हैं और ये काफ़ी बड़ा डिस्ट्रिक्ट है पिंडी, शायद आप इससे अवेयर भी होंगे। तो हम मेन फोकस तो करते हैं क्रिटिकल बाज़ारों में, और जो उसके अलावा जो एक और एक्सेस की बात करते हैं तो हमारे पास एक कीमत ऐप है जो एक बड़ा अच्छा वेंचर है। कीमत ऐप के अंदर और काफ़ी ज़्यादा हमारे पास डाउनलोड है डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो उसके अंदर हर बंदे के पास एक ऑप्शन है कि उस जगह पे जाके 3-4 चीज़ें हैं कि प्राइस लिस्ट डिस्प्लेड नहीं है, उसका बिहेवियर ठीक नहीं था, क्वालिटी ठीक नहीं थी और महंगा बेच रहा है। वो जो बंदा कंप्लेन करता है तो डेली बेसिस पे हम उसको
हमारा मजिस्ट्रेट जाता है, वो ज़रा ऑनलाइन कंप्लेन होती है, बंदे का नंबर पूरा उसमें मौजूद होता है, तो हम लोग जाके उसको फ़ाइन करके और फिर कंसर्न आदमी को, वो कंप्लेंट तब तक क्लोज़ नहीं होती जो कंप्लेनेंट को जब तक हम सेटिस्फाई ना करें, हम उसको इन्फॉर्म करते हैं, उसके बाद वो कंप्लेंट क्लोज़ होती है। तो अल्टरनेटिव मैकेनिज्म के साथ चल रहा है। सर वक्त बड़ा कम है, लेकिन प्लीज़ अगर एक जुमले में बता दें कि मेरा सवाल फिर भी वही है, अगर कोई दुकानदार हर चीज़ पर कमा रहा है, आप फ़ाइन करते हैं, वो पैसा गवर्नमेंट के पास जाता है, वो एक आम सारिफ को तो नहीं मिलता, एक आम सारिफ से तो पैसा कमा लिया, कम एक्स्ट्रा पैसे ले लिए गरीब से। देखिए, हम आपकी बात ठीक है, मगर ऐसा चीज़ देखें ना, ये तो गवर्नमेंट का पूरा प्रोसेस है, गवर्नमेंट के फंक्शंस हैं कि जिसमें लोग वायलेशन करते हैं, मगर उसका हल क्या है? वायलेशन का तो यही हल है ना, हम उस बंदे ठीक है, नहीं जिससे ज़्यादा पैसे लिए उसके पास दोबारा पैसे नहीं जाएंगे। बहुत शुक्रिया अनवरुल हक साहब, साथ मौजूद थे आप, जो मैं है उससे मुतालिक हमसे बात कर रहे थे। जिस तरह आपने भी कहा, पिंडी बहुत बड़ा शहर है, मजिस्ट्रेट्स की तादाद अपने शहर की 55 ज़ाहिर है वो कम है, इस पर तो ज़ाहिर है हुकूमत को सोचना भी चाहिए कि मजिस्ट्रेट्स भी ज़्यादा हों, प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ भी ज़्यादा हों, ताकि इफेक्टिव इसकी इंप्लीमेंटेशन हो सके। यानी वैसे ब्रेक का वक्त है, वापस आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। अब बात करेंगे उस मेहनत की जो कि बरसों की गई, कारोबार खड़ा किया गया, लेकिन हुआ क्या कि घंटों के अंदर ये बरसों की मेहनत किस तरह से तबाह हुई। आग ने हर चीज को खाक कर दिया। हफीज सेंटर लाहौर, इसकी हम बात कर रहे हैं। यहाँ कुछ दिन पहले जो आग लगी, करोड़पति ताजरों को पाई पाई का मोहताज कर दिया। उम्र भर की जमा पूंजी जलकर खाक हो गई। दूसरों की जो मदद करते थे वो आज खुद इमदाद के मुंतजर हैं। सिद्रा गयास की रिपोर्ट देखिए। बरसों की मेहनत से खड़ा किया गया कारोबार चंद घंटों के अंदर तबाह हो गया। आग ने सिर्फ दुकानें ही नहीं जलाईं, बल्कि मुस्तकबिल के ख्वाब भी खाक में मिला दिए। 40 साला फयाज अहमद भी इन्हीं दुकानदारों में शामिल है, जो प्लाजे में आतिश ज़दगी से मुतासिर हुए। बहुत टेंशन की बात है। 18 साल की मतलब कि ये सारी मेहनत थी, अब कोई इल्म नहीं है कि क्या सूरत हाल है और क्या नहीं। अब क्या करना है जी, हम बैठे हैं, परेशान हैं, बस बच्चों की रोजी कमाते हैं। अब कोई समझ नहीं आ रही क्या करना है, क्योंकि सारा जो लगाया था इधर ही है, सारा कुछ ही। ताजरों का कहना है कि दुकानदारों की अक्सरियत ने इंश्योरेंस नहीं कराई थी। हुकूमत ने नुकसान का अजाला ना किया तो नौबत फाकों तक आ जाएगी। हफीज सेंटर के एक और ताजिर शहजादा जरबख्त भी सब कुछ तबाह होने पर इस फिक्र में है कि अब घर का चूल्हा कैसे जलेगा। वो 20-25 लाख का सर्कल है टोटल शॉप का, और मेरे लिए यही करोड़ों अरबों थे, क्योंकि मुझे इससे तकरीबन को 80,000 को लाख रुपए महीना आ जाता था। जरबख्त का कहना है वाक़े के बाद इनकी नींदें उड़ गई हैं। कल तक वो लोगों की मदद करते थे, आज खुद मदद की राह देख रहे हैं। अपने बहन भाइयों को, रिश्तेदारों को, हर एक को भी देखता था। कोई गम की घड़ी में, खुशी की घड़ी में उनका भी ख्याल रखता था। हुकूमती नुमाइंदों ने ताजरों का नुकसान पूरा करने का ऐलान तो किया है, मगर अभी तक कोई अमली इक़दामात सामने नहीं आए। कैमरा टीम के साथ सिद्रा गयास, समा, लाहौर। एक बार फिर हम इस्लामिक मुखालिफ बयान की बात कर लेते हैं। फ्रांसीसी सदर, उनके इस्लामिक मुखालिफ बयान पर दुनिया भर से रद्द अमल आ रहा है। टर्की ने रिस्पॉन्ड किया, पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया, मार्क ज़करबर्ग को लेटर भी लिखा है, एंड वी आर होपिंग कि उसका एक अच्छा मस्बत जवाब आए। कि जिस तरीके से होलोकास्ट के हवाले से देखा जाता है, फेसबुक की पॉलिसी देखी जाती है, जिस तरह के उनके मवाद को वहाँ से हटाया जाता है, इसी तरह से इस्लामोफोबिया को भी डील करना चाहिए। ऐसा मवाद वहाँ पर नहीं होना चाहिए। दुनिया को अगर तकसीम इस तरीके से किया जाएगा तो फिर इंतहा पसंदी बढ़ेगी। इसी अहम मामले पर आज हम बात कर रहे हैं, और हमें ज्वाइन किया प्रोग्राम के हिस्से में मजहबी स्कॉलर अल्लामा ताहिर अशरफी साहब ने। अल्लामा साहब बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। अल्लामा साहब, जब हम मौजूदा हालात को देखते हैं, स्पेशली 2020 को हम देखते हैं, मुआशी चैलेंजेस का सामना है हमें कोरोना की वजह से, ऐसे में एक बड़े मुल्क की जानिब से मजहबी मुनाफरत पर मबनी बयान, ज़ाहिर है ये स्टेट के लेवल पर बयान दिया गया है, कैसा देखते हैं इसको आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। मैं समझता हूँ कि फ्रांसीसी सदर ने एक ऐसा बयान दिया है और फ़्रांस के अंदर खाकों की नुमाइश और बिल्डिंगों पे लगाने की जो इजाज़त दी है, इससे दुनिया का अमन मुतासर होगा, इससे रवादारी की फ़िज़ा मुतासर होगी, इससे बैनुल मज़ाहिब मुकालमे की जो कोशिशें की जा रही हैं वो मुतासर होंगी।
और मैं समझता हूँ कि अगर ये सिलसिला आगे बढ़ता है तो एक बहुत बड़ा बहरान पैदा होगा जो इस्लामी दुनिया और फ़्रांस और यूरोपीय ममालिक के दरमियान पैदा हो सकता है। लिहाजा जैसा कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने भी गुज़श्ता रोज़ कहा है, फ़्रांसीसी सदर को एक बड़े मुल्क के बड़ा सदर बनना चाहिए और अपने इस रवैये की माज़रत करनी चाहिए, और ये जो खाके बनाने वाले हैं इन्हें मना करना चाहिए, इनके ख़िलाफ़ एक्शन लेना चाहिए। एक बात आप याद रखिए कि मुसलमानों के लिए कायनात आलम में सबसे ज़्यादा जो मुक़द्दस, मुताहर और पाकीज़ा और आला और अपनी मता से ज़्यादा अज़ीज़ है अपने माँ बाप, बहन भाई, बच्चों, माल, दौलत से, वो मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है और उनकी तौहीन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जा सकती। लिहाजा जब दुनिया इस वक्त मुआशी तौर पर भी अज़्म इस्तेहकाम से दो चार है, इस तरह के अमल से मज़ीद मसाइल पैदा होंगे। इसलिए अक़वाम मुत्तहिदा, OIC और यूरोपीय यूनियन इन सब को फ़्रांसीसी सदर के इस अमल की तरफ जो है वो तवज्जो दे के उसे रुकवाना भी चाहिए और इस पर माज़रत भी करवानी चाहिए। ठीक, अलामा साहब कहिएगा, पाकिस्तान और तुर्की ने तो सख्त रद्द अमल का इजहार किया है, इस तरह की सिचुएशन में दीगर इस्लामी ममालिक को किस तरह से निपटना चाहिए? मैं समझता हूँ कि पूरी उम्मत मुस्लिमा को बाहमी इत्तेहाद से, वहदत से इन हालात का मुकाबला करना है और दुनिया पर वाज़े करना है कि हमारे लिए हमारे आका व मौला सय्यदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा कोई चीज़ अजीज़ नहीं है। इस्लामी ताउन तंजीम ने इस पर बयान जारी किया है, शेखुल अज़हर ने भी इस पर बयान जारी किया है, राब्ता आलम इस्लामी ने भी किया है, लेकिन ज़रूरत है कि बाहमी इत्तेहाद से आगे बढ़ा जाए और एक मुश्तरका मौक़िफ़ जो है, चाहे वो इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस ताउन तंजीम के सरबराही इजलास बुलाया जाए या बाहमी राब्तों से एक ऐसा वाज़े मौक़िफ़ जो है वो दुनिया के सामने लाया जाए जिससे ये सिलसिला रुके। आपके इल्म में है कि हमारे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा में भी गुज़श्ता बात की थी कि तौहीन अमेज़ खाकों और नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमलों का सिलसिला बंद किया जाए, मुक़द्दसात का एहतराम किया जाए, और अब भी हमारा यही मौक़िफ़ है। और मैं समझता हूँ कि गुज़श्ता रोज़ जो उन्होंने बयान दिया वो पूरी उम्मत मुस्लिमा की तर्जुमानी है। हमें पूरी उम्मत को जमा करना चाहिए इस शरअंगेज़ी के ख़िलाफ़। बिल्कुल, उम्मत को जमा करना चाहिए, यही कोशिश पाकिस्तान के अलामा साहब, बेहद शुक्रिया। कुछ देर पहले शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी यही कहा था कि दोस्त ममालिक के साथ हम बात कर रहे हैं और उनको इंगेज कर रहे हैं, साहम मामले पर। सिर्फ अगर पाकिस्तान की बात कर लें कि पाकिस्तान कैसे आगे बढ़ रहा है, तो पाकिस्तान में 29 अक्टूबर को दुनिया का सबसे ऊंचा बेसबॉल इसका इफ्तिताह होने जा रहा है जनाब। बेसबॉल टूर्नामेंट वहां पर होगा, उसका ग्राउंड का इफ्तिताह होगा, लेकिन इसके साथ साथ कौन कर रहे हैं पाकिस्तान की तारीफ, बताएंगे ना, सारा कुछ अभी ठीक है, बाकी चीजें बाद में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान में तैनात कैनेडियन हाई कमिश्नर वेंडी गिलमोर पाकिस्तान में मौजूद तारीख़ी विरसे को देखकर मुतासर हुई हैं। वैसे याद तो आपको होगा लास्ट ईयर हमारी मेहमान बनी थी, तब भी उन्होंने बड़ी तारीफ़ की थी पाकिस्तानी विरसे की, सकाफ़त की, खानों की। ट्विटर पर वेंडी गिलमोर ने गंधारा तहजीब की तस्वीरें शेयर की हैं और पाकिस्तान की खूबसूरती समेत तारीख़ी विरसे की तारीफ़ की। उन्होंने लिखा कि वो अपने आप को बहुत लकी कंसिडर करती हैं बिकॉज यहाँ रहकर यहाँ के तारीख़ी विरसे के बारे में जानने का उनको मौका मिला है। ठीक है, एक अच्छी बात है ना कि पाकिस्तान की सयाहती मकामात की तारीफ हो रही है, और सयाहती मकामात अब और ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं जब सर्दियों में यहाँ की सैर की जाए। सर्दियों की बात हो रही है तो सर्दियों की सौगातों की बात करें। खुश्क मेवा जात जो होते हैं, हम समझते हैं कि सर्दियों की सौगात है, लेकिन ऐसा है, लेकिन इतना ज़्यादा ऐसा नहीं है, क्योंकि लिहाफ जो हैं वो ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि ठंड बड़ी लगती है। तो पंजाब साइड पे वैसे भी ज़्यादा ठंड होती है शुएब, इसलिए लिहाज का जो तरीका है वो अब थोड़ा चेंज हो चुका है। अब वो कंफर्टर्स में बदल गया, हल्के फुल्के वाले लिहाफ की बात आप कर रही हैं। बाजार में वो कंबल या वो जो कहना चाहिए ना रुई वाली जो रजाइयाँ होती है वो नहीं है, जो लिहाफ जदीद हो गया ये। वैसे तो महक जो रुई वाले हैं वो भी, उनका काम भी चलता है, स्पेशली सीजन का जब स्टार्ट होता है। लिहाफ की दुकान पर खुर्शीद आलम मौजूद है, जरा उनकी तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वहां पर क्या माहौल वो देख रहे हैं कि डिमांड किसकी है, कंफर्टर की है, कंबल की है, किसकी या लिहाफ की है।
बाज़ार में मुख्तलिफ़ अक़साम के कंबल और रज़ाइयाँ मिलने के बावजूद रुई से तैयार लिहाफ आज भी हमारी रवायत का हिस्सा हैं। सर्दी से बचाने के लिए रुई के लिहाफ अब गो के बहुत कम नज़र आते हैं, लेकिन जो इक्का दुक्का दुकानें शहर में मौजूद हैं, हम उन दुकानदारों से मालूम करेंगे कि अब लिहाफ ख़रीदने वाले कितने आते हैं और उनकी कीमतों का क्या अहवाल है। पहले अगर आपका सीज़न होता था तो पिछले बरसों में कितने लिहाफ बिक जाया करते थे। अब बहुत सारे गद्दे, लिहाफ और रज़ाइयाँ और ब्लैंकेट आ गए हैं बाज़ार में, तो कोई आपके कारोबार में फ़र्क पड़ा है? बहुत कम है, पहले बहुत काम था लेकिन अब कम हो गया, काफ़ी कम हो गया। उसकी वजह क्या है? सीज़न वाइज काम है। अब जाहिर है वही है कि मतलब है कि लिहाफ, कंबल, कंफर्टर, यही चीज़ है। क्या कीमत क्या है वैसे आजकल सिंगल लिहाफ, डबल लिहाफ वगैरह की? सिंगल लिहाफ की है 1000 रुपये, गद्दे की कीमत है 850। डबल लिहाफ ये 1500 1800। रुई कैसा मिल रही है सर आजकल बाज़ार में? 100 रुपये 150 रुपये मुख्तलिफ है। पंजाब की जो है वो महंगी है, 400-450 रुपये किलो। अच्छा ये बताएं कि अब लोग लिहाफ भरवाने भी आते हैं? सीज़न में पहले लोग आया करते थे, अब? बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हैं, मतलब है कि कम है, तादाद कम हो गई है? तादाद बहुत कम हो गई। बाज़ारों में दस्तयाब कंबल और कंफर्टर लिहाफ की अहमियत आज भी ख़त्म नहीं कर सके, और यही हमारे इस लिहाफ की कामयाबी है। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में हेलीकॉप्टर उड़ान भरकर मंजिल की जानिब रवा था कि एक अनइनवाइटेड गेस्ट आ गया। कौन? उल्लू। अचानक से कॉकपिट में दाखिल हुआ और पायलट और अमला बड़ा हैरान हो गया। स्काई एविएशन ने इस वाक़े की तफसीलात और कॉकपिट पर उल्लू के बैठे होने की तस्वीर फेसबुक पर शेयर की है। एल्पाइनर ने कहा है कि खदशा था उनको कि उल्लू कॉकपिट के गिर्द उड़ना शुरू कर देगा, लेकिन हैरानकुन तौर पर वो तसल्ली के साथ, जैसे वाकई एक गेस्ट के तौर पर वो आया है, वो बैठ गया, वो देख रहा था कि हो क्या रहा है, ये हेलीकॉप्टर उड़ता कैसे है। वो तसल्ली से बैठ के उसने मुआयना किया, जायजा लिया। खामोशी के साथ ना, या हो सकता है वो कुछ सीख रहा हो, क्योंकि दुनिया जितनी तेजी से आगे जा रही है ना कुछ वो भी सीख रहा होगा और आने वाले दिनों में कोई खबर बन जानी है। एक और खबर है, बर्तानिया में 10 साल लड़के ने लोगों की जान बचाने के लिए अनोखा तरीका अपनाया और इस तरीके के जरिए उसने हजारों पाउंड्स चैरिटी जमा की है। मैक्स नामी लड़के ने टेंट में 200 दिन गुजारे और गरीबों की जान बचाने के लिए चंदा जमा किया है। 200 दिन टेंट में गुजारने के दौरान मैक्स ने 75,000 पाउंड्स जमा कर लिए हैं और सारी की सारी इमदादी रकम जो है तिब्बी मरकज के हवाले कर दी है, जहां उसके दोस्त ने जिंदगी के आखिरी अयाम गुजारे थे। कि शायद हो सकता है उसने ये सिर्फ दोस्ती का फर्ज भी निभाया हो ऐसा। Exactly, and he must have thought कि जो और लोग वहाँ पर हैं उनकी ज़रूरत पूरी हो। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक और इंटरेस्टिंग सी खबर हमारे पास है कि हम देखते हैं कि तांगा गाड़ी चलाने के लिए यूँ तो ज़ाहिर है घोड़े की ज़रूरत होती है, लेकिन अब रोबोट हॉर्स आ चुका है जनाब। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है, इसमें देखा जा सकता है कि रोबोट बड़ी महारत के साथ तांगा गाड़ी चला रहा है। रोबोट के इस तरह तांगा चलाने की वीडियो इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है और इससे पहले हमने 2 मिनट पहले हमने उल्लू की बात की थी कि उल्लू क्या सीख रहा है, लेकिन रोबोट भाईजान ने सीख लिया कैसे। मैंने कहा ना आपको कि कुछ ना कुछ होने वाला है, उल्लू भी कुछ सीख ही रहा होगा। वैसे आपको भी टांगे में बैठे हैं? यस। अच्छा, नॉट इन कराची बट इन पंजाब। बहुत ही पुराने आप तो। आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसी बात है कि बाज़ औक़ात नायाब और बहुत कम पाए जाने वाले जानवरों की वीडियोस और तस्वीर हम इंटरनेट पर देखते हैं और हम सोचते हैं, इस गुमान में हम मुब्तला होते हैं कि वाकई क्या इस तरह के जानवर भी दुनिया में पाए जाते हैं। हमें तजस्सुस होता है, हमें क्यूरियोसिटी पैदा हो जाती है और फिर जब उनकी वीडियो सामने आती है तो हम ये चाहते हैं कि बहुत सारे लोगों तक पहुंचे, बहुत सारे लोग इसे देखें। ऐसा ही कुछ हाल ही में नजर आने वाले एक नायाब और सफ़ेद नन्हे, इस सफ़ेद रंग का कछुआ है, छोटा सा बिल्कुल मुन्ना सा। इसकी तस्वीर वायरल हुई और अमरीकी रियासत जनूबी कैरोलिना के कस्बे क्यावा आइलैंड के एक फेसबुक अकाउंट होल्डर ने हाल ही में एक सफ़ेद कछुए के बच्चे की तस्वीर शेयर की है, जिसे खूब देखा जा रहा है। सफ़ेद कछुआ, इसका रंग इस वक्त नायाब है क्योंकि इस तरह के रंग में कभी कछुआ जो है वो देखा नहीं गया। शोएब आपने देखा है? चेक कर ले महक, ये ना हो कि वाइटनिंग के इंजेक्शन लगवाए हो इस कछुए ने। यू नेवर नो। आपने कहा ना बहुत कुछ हो रहा है, क्या पता उस कछुए पे कोई तजर्बा हुआ हो। एनो की रोला
नहीं ऐसा नहीं, मुझे नहीं लगता। तजर्बा शायद किया हाँ, ये हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये अल्लाह ताला की कोई खूबसूरत सी जो है वो एक तख्लीक है, इसमें कोई शक नहीं है। आगे बढ़ते हैं और जैसे कि शुएब ने ब्रेक पर जाने से पहले बात की थी कि पाकिस्तान भी बहुत आगे जा रहा है, पाकिस्तान भी बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा है, एजाजात की सरजमीन अब पाकिस्तान को कहा जाए शुएब तो गलत नहीं है। कुदरती हुस्न से माला माल तो हमारा मुल्क है ही, कई खेलों में हम नाम कमा चुके हैं, लेकिन अब नया एजाज क्या हमें मिलने वाला है। पाकिस्तान बेसबॉल में दुनिया का बुलंद तरीन मकाम बनने के लिए तैयार है। 29 अक्टूबर 7310 फीट की बुलंदी पर स्कर्दू में शेड्यूल इंटर डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप के इफ्तिताही मैच के साथ ही पाकिस्तान अमेरिका से बुलंद तरीन बेसबॉल ग्राउंड रखने का एजाज छीन लेगा। पहले ये एजाज अमेरिका के पास है कोलोराडो में, लेकिन अब जो है वो पाकिस्तान को मिल जाएगा। हमें इसी टॉपिक पर बात करने के लिए ज्वाइन किया सेक्रेटरी बेसबॉल एसोसिएशन ताहिर हुसैन साहब ने। ब्याज चुके आपके वक्त का सर, चंद दिन की बात है, 3-4 दिन पाकिस्तान बेसबॉल के लिए सुनहरी दिन होगा। थोड़ा सा बताएंगे उस इवेंट से मुताल्लिक क्या तैयारियां हैं, कौन कौन शरीक हो रहा है? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। गिलगित बल्तिस्तान में जो ये इवेंट ब्रेक करने जा रही है पाकिस्तान और स्पेशली गिलगित बल्तिस्तान के लिए बड़ी खुशाइन बात है। और मैं स्पेशली पाकिस्तान फेडरेशन बेसबॉल के प्रेसिडेंट जनाब सैयद फ़खर अली शाह साहब का बेहद मशकूर हूँ और गिलगित बल्तिस्तान बेसबॉल एसोसिएशन के जो वर्कर्स हैं जो वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं और इस इवेंट को ब्रेक करने के लिए, इससे पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज दुनिया को देखने को मिलेगा। जी ठीक। अच्छा ये कहिएगा कि इतनी बुलंदी पर, इतनी ऊंचाई पर ये होना, प्लानिंग में कितनी मुश्किलात थी, कौन कौन सी ऐसी चीजें थी जिनका आपको सामना रहा? जी मैं असल में ये बहुत सी मुश्किलात हमें आई क्योंकि हमारे पास टाइम ही बहुत कम था, लेकिन हमारे जो फेडरेशन के प्रेसिडेंट और हमारी जो यहाँ टीम काम कर रही थी दिन रात मेहनत करके, सुबह 9 बजे से रात 1-2 बजे तक पेनाफ्लेक्स की डिज़ाइन से लेकर यहाँ पर जो स्पॉन्सर्स हमारे उनसे, हमारे जो यहाँ पर सियासी वर्कर है, सियासी जो बंदे हैं उनसे हमारी मुलाकातें, बस इतनी टफ टाइम में जो है ना इतना बड़ा वो करना हमारे लिए मुश्किल था, लेकिन हमने इसको आसान बना दिया। जी क्या बात है। लेकिन मुझे ये बताएंगे क्या सोचा और किसने सोचा कि सबसे ऊंचा मकाम सिलेक्ट करना है इस बेसबॉल के लिए? क्यों सोचा गया ऐसा? जी क्योंकि हम जो हमारे पाकिस्तान फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने हमसे ये बात शेयर की कि हमने ये रिकॉर्ड जो है ना वो ब्रेक करना है। तो हमारे पास दिन भी कम थे, तो इस वजह से हमने बहुत मेहनत की और दिन रात एक करके इस इवेंट को कामयाब करने के लिए अभी भी लगे और चंद दिन रह गए। इंशाल्लाह इस इवेंट को इससे उसको हम ब्रेक कर देंगे इंशाल्लाह। और मेहनत रंग लाती है और वो नजर आ रहा है। ये वही वाला हिसाब हो गया ना कि वक्त कम था, मुकाबला सख्त था। अच्छा ये कहिएगा कि कितनी टीमें हिस्सा ले रही हैं अब? जी इसमें 4 टीमें हैं। जो बल्तिस्तान रीजन है वहाँ से शिगर है, खपुलू है, खरमंग है और स्कर्दू, ये 4 टीमें इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। अब वो सारी टीम्स ऐसी हैं जिनको उस मौसम का मुकाबला करना आता है। अगर आप कराची की टीम बुला लेते या लाहौर की टीम बुला लेते तो जरा मुश्किल हो जाती। जी क्योंकि इसमें हमारी जो 31 अक्टूबर को जो है वो हमारी पाकिस्तान ग्रीन और पाकिस्तान वाइट जो टीम है वो भी आ रही है। 31 नवंबर को जो 31 को हमारी इन दोनों के दरमियान जो है एग्जीबिशन एक मैच भी होगा। ओके, चीफ गेस्ट कौन है? चीफ गेस्ट हमारे अभी में जो हमारे गवर्नर है उनसे हमारी बात चल रही है। आज तकरीबन 12 बजे हमारी उनसे मीटिंग है। तो अगर वो हाँ करते तो फिर वो होंगे, नहीं तो फिर हमारे जो पाकिस्तान ओलंपिक के जो प्रेसिडेंट। अच्छा थोड़ा सा बताएंगे अब क्या, अब जब हम बात करें आप उसी स्पॉट पर मौजूद हैं, यानी उसी ग्राउंड में मौजूद हैं या किसी और स्पॉट पर हैं आप इस वक्त? नहीं, ये इस वक्त मैं ऑफिस में हूँ जहाँ पर हमारे जो एसोसिएशन की टीम वर्क करती है। ओके, अब मुझे ये बताएं कि कितना बड़ा रकबा है ये जहाँ पर ये आपने एस्टैब्लिश किया है, कितने लोग यहाँ पर बैठकर इस मुकाबले को देख सकते हैं और यहाँ पर पहुँचना क्या ये ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है? नहीं, मुश्किल इतना नहीं है क्योंकि ये स्कर्दू सिटी के मेन जो बाजार के साथ ही जो हमारा ग्राउंड है शाहीन ग्राउंड में, जी वहाँ पर हो रहा है। ऑलरेडी ग्राउंड था? जी वो ग्राउंड हमारे पास यहाँ पर है काफ़ी, लेकिन जो गवर्नमेंट इसके ऊपर अगर वर्क करे तो अच्छे से अच्छा ग्राउंड यहाँ बन सकता है क्योंकि ये स्कर्दू बेसिकली पहाड़ी, मैदानी और दरिया, ये समंदर वगैरह यानी मुख्तलिफ टेरेन तो यहाँ पर है, लेकिन यानी ऑलरेडी ग्राउंड था। आप लोग सिर्फ एक मुकाबले का इनेकाद करेंगे और इसे एक हैसियत दी जाएगी कि ये बेसबॉल ग्राउंड ऐसा ही है?
कोई नया ग्राउंड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर स्पोर्ट्स पे उससे स्पेशली बल्तिस्तान रीजन में स्पोर्ट्स के ऊपर उस तरह से काम नहीं हो रहा। तो ये ग्राउंड तकरीबन कुछ 6-7 ग्राउंड ऐसे हैं जिनके ऊपर वर्क अभी हुआ नहीं है, तो बस ये कि गली मोहल्ले के बच्चे वहाँ खेलते हैं। जी अच्छा, ये कहेगा अभी सर्दी है वहाँ पर, यकीनन होगी है, तो कितना टेम्परेचर है और जो आने वाले वक्त में है मौसम का हाल बताने वाले क्या बता रहे हैं कि जिस दिन मुकाबला उस दिन कितनी सर्दी हो सकती है? सर्दी तो दिन को जो है ना वो नॉर्मल है जब सूरज निकला होता है, लेकिन रात को और सुबह के टाइम पे जो है ना अच्छी खासी ठंड है और टेम्परेचर इस वक्त होगा तो 2-3 टेम्परेचर होगा। जी अच्छा, और जिस दिन ये इवेंट है उस दिन का कुछ पता चल सका कि उस दिन क्या होगा? उस दिन भी मौसम साफ है और इंशाल्लाह इतनी ठंड नहीं होगी। ठीक है ताहिर, बेहद शुक्रिया। साथ मौजूद थे अब सेक्रेटरी बेसबॉल एसोसिएशन। इवेंट का आप लोग इनेकाद करने जा रहे हैं, गवर्नर साहब की बात चल रही है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बढ़ते हैं आगे। मेड इन पाकिस्तान की बात हम अक्सर करते हैं और अब पाकिस्तान की जब हम इतनी बात कर रहे हैं कि किस किस मैदान में हम आगे बढ़ रहे हैं, तो हम डिजिटल वर्ल्ड में कितना आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर यह है कि नेटफ्लिक्स हो, वूट हो, Z5 हो, इस तरह के जो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, पाकिस्तान उनका पैरेलल प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए अब तैयार है। वफाकी वजीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब के मुताबिक पाकिस्तान का पहला OTT ओवर द टॉप लॉन्च होने जा रहा है। पैमरा को कह दिया है कि वो मवाद से मुतालिक गाइडलाइंस तैयार कर ले। वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स बाकायदा तौर पर कब तक लॉन्च कर दिया जाएगा, सब्सक्रिप्शन चार्जेस क्या होंगे, मवाद कैसे इस पर मॉनिटर किया जाएगा, इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए हमें ज्वाइन किया है वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब ने। फवाद साहब गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। फवाद साहब बहुत अच्छी खबर है, सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा बताइएगा कि इसके बारे में अब तक कितनी वर्किंग हो चुकी है, एग्जैक्टली कोई डेट अनाउंस कर सकते हैं कि ये लॉन्च हो जाएगा? अच्छा, पहली बात तो ये आप ध्यान में रखिए कि ये कोई हुकूमत का कोई प्रोजेक्ट नहीं होगा, ना ही गवर्नमेंट के इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो गवर्नमेंट को करने चाहिए। हम तो सिर्फ प्राइवेट सेक्टर को इनेबल कर रहे हैं कि वो आएंगे और वो अपना कंपनी लॉन्च करें और इस मामले को आगे लेके चलें। हमारा जो कोऑपरेशन है या जो हमने किया है वो ये है कि इसके 2 पार्ट्स हैं। एक टेक्नोलॉजी पार्ट है और एक कंटेंट पार्ट है। टेक्नोलॉजी जो है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ओवर द टॉप में फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स है, आपने देखा होगा कि जब उनका मूवी या ड्रामा चलता है तो वो चाहे इंटरनेट स्लो भी हो तो वो रुकता नहीं है, क्योंकि उसकी जो कंप्रेशन टेक्नोलॉजी है वो इतनी अच्छी होती है कि उससे जो इंटरनेट अगर थोड़ा स्लो भी हो तो वो उस पर रुकता नहीं है और उसका कंटेंट जो है वो प्रॉपर जैसे बाकी टीवी चलते हैं वैसे चलता रहता है। सो एक तो ये कंप्रेशन टेक्नोलॉजी हमने अपनी जो है वो उसके ऊपर काम करवाया, और दूसरा जो हिस्सा है वो है सर्वर्स का। इंटरनेट क्योंकि ये डाटा बहुत हैवी होता है, सो इंटरनेशनल सर्वर्स जो है वो बड़े महंगे पड़ते हैं जब आप उनमें अपना ये डाटा रखेंगे, तो हम सर्वर्स प्रोवाइड करेंगे। अब कंटेंट जो कंपनीज हैं वो कंटेंट कंपनीज जो है वो हमारा अब ये काम है कि हम टेक्नोलॉजी कंपनीज को और कंटेंट कंपनीज को आपस में इकट्ठा कर देंगे कि वो आए और अपना जो आगे इस कंपनी को आगे बढ़ाए, और वो अब इंशाल्लाह अगले ये 3-4 महीनों में हम कर देंगे। मेरा ख्याल 5 से 6 महीनों में ये जो हमारा एक अपना पाकिस्तान का जो OTT है ये फंक्शनल हो जाएगा। ठीक, फवाद साहब बड़ी अच्छी खबर है पाकिस्तानियों के लिए, स्पेशली नौजवान के लिए। अच्छा, ये कहेगा कंटेंट इस पे कैसा होगा, कहाँ से आएगा? क्या हम ये देखेंगे कि पुरानी अंग्रेजी फिल्में अपलोड कर दी गई हैं या तुर्की के ड्रामे होंगे इसके ऊपर, ये पाकिस्तान की अपनी कोई नई चीज होगी? ये सब कुछ भी होगा। अच्छा। और पाकिस्तान की अपनी चीजें जो है वो होंगी। इस वक्त जो पाकिस्तान में जो नेटफ्लिक्स है या अमेजोन है उस पर प्रॉब्लम ये आ रही है कि पाकिस्तानी कंटेंट जो है वो वहाँ बिकता नहीं। वही सही कसर फिर हमारे अपने हम पैमरा और सेंसरशिप में पूरी कर देते हैं। वो तो अभी भी होगी फवाद साहब। वो पैमरा को मैंने तो यही बोला है कि अगर आपने एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का अदरवाइज देखें सिंपल क्या होगा, अदरवाइज लोग पाकिस्तान में कंपनीज नहीं बनाएंगे, वो दुबई में सिंगापुर में कंपनी बनाएंगे, आप रोक तो सकते हैं। फवाद साहब ऐसा हो भी रहा है, हमने देखा है कि पाकिस्तानी कंटेंट जो बनता है वो Z5 को हम बेचते हैं, तो अगर ये मामला ऐसा हो कि यहाँ पर कंटेंट बेचा जाए, लेकिन अब अगर पैमरा को कहा गया है कि आप इससे मॉनिटर करेंगे, तो सर फिर वो सेंसरशिप वाला मामला तो आ जाएगा। मॉनिटर पैमरा नहीं कर सकता, ना ही कोई और इस तरह से इंटरनेट को कर सकेगा। ओके। और फ्यूचर में तो बिल्कुल ही नहीं कर सकेगा। हम तो सिर्फ एक गाइडलाइंस की हद तक पैमरा को कहा है कि आप अपनी गाइडलाइंस एक दे दे
ताकि जो पाकिस्तानी जब कोई बनाने लगे तो कुछ एक मिनिमम गाइडलाइन तो होनी चाहिए ना उनके पास कि कौन सी मैक्सिमम हदूद है जिनको हम इनकरेज करेंगे और उससे ऊपर जाने के लिए फिर हम तैयार नहीं होंगे। तो एक जो हमारे यानी अपने जो लोग हैं उनके पास एक गाइडलाइन हो और वो जाहिर है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की होनी चाहिए। वो अगर पाकिस्तान के अपने हम जैसे हमने फॉर्मल मीडिया के ऊपर किया है तो फिर उस तरह तो फिर नहीं चल सकेगा। लिहाजा हमने हमारा मेन काम तो टेक्नोलॉजी है, कंटेंट तो आगे जो है वो कंपनीज का या लोगों ने खुद क्रिएट करना है। हम तो एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं और इस प्लेटफॉर्म को एज अ प्रोडक्शन हाउस बनाने के बारे में भी स्टेप्स लिए जाएंगे सर? ये प्राइवेट कंपनीज का काम है कि वो इसको कैसे आगे, गवर्नमेंट नहीं सोचेगी इस बारे में, यानी गवर्नमेंट या पीटीवी इस बारे में नहीं सोचेगा, प्राइवेट एंटिटीज सोचेंगी। पीटीवी अपनी प्रोडक्शन करे और बेचेगा, जाहिर है पीटीवी को भी चाहिए। मैं तो एक्चुअली जब ये था, जब मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर था तो मैंने यही किया था कि कराची के जो स्टूडियोज हैं और बाकी सारे जो आप देखते हैं हम प्राइवेट ड्रामा इतना बन रहा है और वो लोगों के घरों में बनते हैं, तो बजाय इसके मैंने तो ये कहा था कि हम कराची और ये लाहौर में जो स्टूडियोज हैं उनको रिपब्लिश करें और वो किराए पे दे दें ताकि लोग अपना वहाँ पे कम से कम प्राइवेट तो आके अपनी प्रोडक्शन करें। ठीक फवाद साहब, ये टॉपिक तो था, बस मैं चाहता था अगर एक जुमले में एक और टॉपिक पर भी कमेंट आपसे ले लूँ। आपकी ट्वीट मैंने देखी जो अवैस नूरानी साहब के कल के बयान के बाद आपकी ट्वीट थी, उनकी वजाहत के बाद की आपकी ट्वीट थी। ये बात मुझे अच्छी लगी कि आपकी ये सोच है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है अगर हम दुश्मन के एजेंडे की ज़्यादा बात करेंगे तो फिर ये गलती होगी जो हम दोहराएंगे। हुकूमत भी इसी तरह से सोच रही है सर? देखिए बात यह है कि ठीक है आपने जुबान कंट्रोल में नहीं दी और आप जब इतनी बड़ी मजमे से खिताब कर रहे हो या जहाँ लाइव जा रहा हो, मसला ये है कि जैसे अगर हिंदुस्तान अगर वो दिखाएगा तो वो उनकी वजाहत नहीं दिखाएगा, वो सिर्फ उनकी तस्वीर दिखाएगा। उससे जो एक तासुर है पाकिस्तान का वो अच्छा नहीं जाएगा। बलूचिस्तान के जो यहाँ पर एक सेंसिटिविटी नजराना दी आई थिंक कुछ इंटरप्शन डिस्टॉर्शन है। फवाद साहब थैंक यू सो मच, साथ मौजूद थे आप इस टॉपिक पर भी आपने कमेंट। उससे पहले जो हम OTT की बात कर रहे थे, पाकिस्तान नेटफ्लिक्स के तर्ज का अपना प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जा रहा है, उस पर हम बात करते हैं। एनीवेज एक ब्रेक लेते हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हम आपको बताएंगे कि अभी बहुत सी और खबरें बाकी हैं। इंडियन फूड पाकिस्तान में कहाँ मिल रहा है, पाव भाजी की बात भी करेंगे। उसके अलावा क्या है हमारे पास? उसके अलावा बहुत कुछ है। इतने आप एक्साइटेड नजर आ रहे हैं, इसकी भी एक वजह है, सयाहती मकामात की भी बात है। छुट्टी आपको मिल रही है, एक्साइटमेंट मुझे कैसे है? क्योंकि पाव भाजी की आपने बात की ना, भूख लग गई मुझे सुबह सुबह इतनी। ब्रेक में हम सोचते हैं कि महक को क्या खिलाना है। वेलकम बैक वंस अगेन। अब जरा नए टैलेंट की बात करते हैं। कवाली के बादशाह मरहूम नुसरत फतेह अली खान भले ही हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, मगर पूरी दुनिया आज उनकी मुख्तरिफ है। उनके मद्दाह हमें हर जगह मिलते हैं, जहाँ कहीं उनकी कवाली मिलती है, वो चाहे बैरूनी ममालिक हो या पाकिस्तान, हर कोई सर हिलाता हुआ हमें नजर आता है, झूमता हुआ, दाद देता हुआ हमें नजर आता है। तो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि सरहद के उस पार भी उस्ताद नुसरत फतेह अली खान के गीत लोगों की जिंदगियां बदल रहे हैं। सरहद पार नहीं कहते, अच्छा क्या कहते हैं? अपनी बात करते हैं। कश्मीर तो हमारा है, उसी की बात करते हैं। श्रीनगर पुलवामा के नौजवान गुलकार वकार खान की बात करते हैं। इन दिनों कश्मीर के नुसरत फतेह अली खान के नाम से ये मशहूर हो रहे हैं। वीडियो भी हम इनकी वीडियो आपको दिखाएंगे। हमें ज्वाइन किया वकार खान ने फ्रॉम पुलवामा। वकार गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, हेलो। थोड़ा सा बताएंगे कैसा मौसम है वहाँ पर? मौसम थोड़ा ठंड होना स्टार्ट हो गई है। Okay. मौसम ने अपना रंग बदल दिया है। क्या बात है। और इस मौसम में आप जो है ना एक और रंग लगाते हैं, वो आपकी आवाज़ से लगता है। बहुत शुक्रिया जनाब। थोड़ा सा बताएंगे नुसरत फतेह अली खान के अंदाज को अपनाना, उनकी कवालियों को गाना, ज़ाहिर है ये आसान बात नहीं है उस्ताद नुसरत फतेह अली खान को सीखना। आपको ये शौक कैसे पैदा हुआ कि अच्छा गायकी का शौक तो हो गया लेकिन मेरा जो इंटरेस्ट है वो इस तरफ है, मुझे नुसरत फतेह अली खान की तर्ज पर गाना है?
देखिए, कोई भी म्यूजिक लवर होगा, कोई भी जो म्यूजिक स्टूडेंट होता है या म्यूजिक इवन लिसनर भी, वो फतेह अली खान को सुने बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। तो उनका एक अलग ही लेवल है और उनकी कलाम में जो कशिश है, जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है, वो ऐसा है कि हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते। और इवन मैं आपको एक किस्सा बताऊं कि मैं जब छोटा सा था तब 4th या 5th में पढ़ता था, तो उनके गाने सुन के रो दिया करता था। और 4th के 5th वाला बच्चा जिसका दिल नहीं टूटा था फिर भी रोता था। तो आप ये सोचेंगे जो आम इंसान सुनते होंगे तो उनकी क्या हालत होती होगी। तो उसमें वो एक कनेक्शन है जो हम सबको जोड़ता है और वो बेमिसाल है। इस वजह से मैंने उनको सुनना शुरू किया और गाना शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने पसंद भी किया। सही। तो वकार, जैसे कि आप कह रहे हैं कि 4th या 5वीं क्लास से आपका ये शौक डेवलप हुआ, तो जब भी किसी महफिल में आप कोई गीत नुसरत फतेह अली खान साहब की गाते हैं या कोई कवाली गाते हैं, तो रिस्पांस आपको कैसा मिलता है? हमेशा ही एक अलग अलग रिस्पांस होता है। देखें, हर महफिल की सेट पैटर्न होता है कि आप पहले थोड़ा सा गजल गाएंगे, फिर थोड़ा सा अलग माहौल बनाएंगे, पंजाबी गाएंगे, डांस करवाएंगे, और फिर जब वो सारे मदहोश हो जाएंगे, एक अलग लेवल पे पहुंचेंगे, तो फिर फतेह अली खान गाएंगे। क्या तो फतेह अली खान बात के नाम कराया, मैंने कहा कि ऐसी बात है कि वो, और हम तो हिंदी उर्दू समझने वाले लोग हैं, जो इवन के हिंदी उर्दू नहीं समझते, अंग्रेज लोग आप देखें वो भी झूमते हैं, वो भी उस धुन में मस्त होते हैं। तो वो किसी भी महफिल में गाएं, वो हमेशा उनके कलाम अच्छे से सुनते हैं लोग। तो क्यों ना थोड़ी सी छोटी सी एक महफिल लगा ली जाए? जी जरूर। जो काली काली जुल्फों, उनका एक बहुत फेमस गाना है, वो प्ले कर रहा हूँ आपके लिए। हमें हम सताए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं, न छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं, सितमगर सीने पे खाए हुए हैं, सितमगर हो तुम खूब पहचानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं, दगाबाज हो तुम सितम डालने वाले, मजे पे मोहब्बत में उलझाने वाले, ये रंगी कहानी तुम्ही को मुबारक, तुम्हारी जवानी तुम्ही को मुबारक, हमारी तरफ से निगाहें हटा लो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो, काली काली जुल्फों के। जबरदस्त, क्या बात है वकार, ये किसी को पैगाम था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा ये बताएं, मौसीकी के अलावा क्या क्या शौक है आपके? खाने का बड़ा शौक है, मैं कुछ भी खवाया हुआ मुझसे, और इवन के मेरा बड़ा शौक है कि मैं किसी दिन कराची पहुंचूं और कराची का स्ट्रीट फूड जो है वो ट्राई करूं। अक्सर वीडियोस में देखते रहते हैं वहाँ का जो स्ट्रीट फूड है फेमस है, तो ख्वाहिश है कि कभी वहाँ पहुंचेंगे और दबा के खाएंगे। खाते हैं आप, जब भी कराची आएंगे शेब आपको हर जगह लेके जाएंगे। अरे मैम बहुत शुक्रिया। नहीं, आपको लेकर जाएंगे कराची तक तो इंशाल्लाह आप आएंगे, लेकिन मुझे बताएं कि कराची से पहले और पहले और पहले और पहले आज़ाद कश्मीर, वहाँ पर आपके रिश्तेदार भी हैं? हाँ बिल्कुल। एक अगस्त ऐसी आई थी कि हमारे घरों में जो है एक दरार खींच के चली गई, कुछ लोग वहाँ रह गए, कुछ लोग यहाँ रह गए। खैर मेरे सारे कजन्स जो हैं वो पाकिस्तान में हैं, हाफ ऑफ द फैमिली जो है पाकिस्तान में है। आप पाकिस्तान आए हैं कभी? चाहूँगा कयूम भाई है जी, नहीं कभी नहीं, पर ख्वाहिश बड़ी है कि कभी आए, उनसे मुलाकात हो, और होप के जो हालात हैं वो भी बेहतर हों कि हम एक बार फिर एक टेबल बैठ के सब खाना खाएं। और मैं उन सब के लिए मैसेज है, कयूम भाई हैं, मंजूर भाई हैं मेरे वहाँ पे, हमीद भाई, डॉक्टर मारिया, कि वी रियली मिस यू, और इंशाल्लाह ऐसा वक्त जरूर आएगा कि हम एक दिन फिर साथ में बैठेंगे, सब फैमिली लोग सब मिल के बैठेंगे, और दोनों जो मुल्क की टेंशन है वो कम होंगी और अमन होगा इंशाल्लाह। ये तो आपकी ख्वाहिश है। कुछ सबके नाम ले लें, खाला, चाची, मामी, के रिश्तेदार, उनकी मोहब्बत है, मिलना चाहते हैं, फिर से बैठना चाहते हैं, ये जरूरी है, बहुत जरूरी है। उनका कजन इस टाइम टीवी पे है तो उनका नाम लेना बहुत जरूरी है वकार। लेकिन हमारी भी ख्वाहिश है यार, हमारी भी ख्वाहिश है कि हम भी वहाँ पर आएँ, पुलवामा आएँ, श्रीनगर आएँ, घूमें फिरें। आप हमें घुमाएंगे? जरूर जनाब, जरूर सर, आंखों पर। किन किन स्पॉट्स पर लेकर जाएंगे जरा बताएंगे जरा। हम तो सुनते हैं जन्नत नज़ीर वादी है कश्मीर, खूबसूरत वादी है कश्मीर, बड़े स्पॉट्स हैं वहाँ पर। कौन कौन से स्पॉट्स हैं मकबूजा वादी में जो कि आपको लगता है कि कोई भी आए तो वहाँ पर लाजमी घूमे फिरे? देखिए, कश्मीर का मौसम, हर मौसम में एक नया रंग होता है और हर जगह का एक नया रंग होता है।
तो एक कोई ऐसा स्पॉट नहीं है, अल्लाह पाक ने पूरी दुनिया में एक ऐसा स्पॉट बनाया है कश्मीर की, एक ट्रेलर दिखाया हमें कि आगे जाके जन्नत पूरी फिल्म कैसे होगी। तो ये वैसे ही आप किसी भी जगह चले जाएं कश्मीर में, नॉर्थ में जाएं, साउथ में जाएं, बहुत सारी ऐसी जगह हैं कि हर एक का अपना रंग है, हर एक की अपनी एक स्पेशलिटी है। तो आप जब भी आएंगे इंशाल्लाह ज़रूर आपको घुमाएंगे, पूरा कश्मीर घुमाएंगे, खिलाएंगे भी आपको, और पैसे भी हम देंगे, टेंशन ना लीजिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा वकार, जैसे आप कह रहे हैं कि इंशाल्लाह ज़रूर होगा कि आप पाकिस्तान आएंगे, मिलेंगे, आपकी ख्वाहिश भी है, तो आपको क्या लग रहा है ये कैसे मुमकिन हो सकता है? कुछ सोचा कि ऐसा हो जाना चाहिए या ऐसी पॉलिसी अपनाई जाए? यकीनन हर शहरी की अपनी एक सोच होती है और सोच का इजहार करना उसका हक होता है। देखें, ये ऐसे होगा जैसे हम अभी कर रहे हैं, म्यूजिक के थ्रू जुड़ रहे हैं, सपोर्ट्स के थ्रू जुड़ सकते हैं, तो ऐसी चीजें ही हमें साथ ला सकती हैं। अगर हमने नेताओं पे रखा तो शायद ही हम कभी एक हो पाएंगे। तो ये सब चीजें जो हमारा कल्चर है, हमारी तहजीब है, हमारा म्यूजिक है, ये सब चीजें हैं जो मेरे हिसाब से जो हमें है एक कर सकती हैं। और आज भी हमें म्यूजिक ने ही हमने सामने बिठाया है, आपसे बात कर रहा हूँ तो म्यूजिक ही एक वजह है। ओके, और वकार इस सोच के हवाले से अगर मैं आपसे पूछूं, कोई गाना जो जहन में आता हो इन हालात को देखते हुए? जी, हालात की मद्देनजर मैं आपको एक गाना सुनाता हूँ। आसिफ संतू अली साहब का है, वहाँ पे दिल उम्मीद एक गाना है, तो वो सुना रहा हूँ। जी। चमन में बाखुदा शबनम नहीं है, चमन में बाखुदा शबनम नहीं है, यहाँ दामन छोड़ा है किसी ने, यहाँ दामन छोड़ा है किसी ने, दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, कफस की तीलियां रंगीन क्यों है, कफस की तीलियां रंगीन क्यों है, यहाँ पे सर को फोड़ा है किसी ने, यहाँ पे सर को फोड़ा है किसी ने, दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने। थैंक यू सो मच वकार, बहुत खूबसूरत है आपकी आवाज़, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके बात करके, और मैसेज तो आप दे चुके अपने रिश्तेदारों को, और अभी हम उम्मीद करते हैं कि आप जल्दी से कराची आएंगे, और उससे पहले ज़रा अपने रिश्तेदारों से आपकी मुलाकात हुई, बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया, और आपके लिए सबके लिए बहुत प्यार मोहब्बत, और हमारी तरफ से, पूरे कश्मीर की तरफ से, पूरे हमारे हिंदुस्तान की तरफ से बहुत प्यार मोहब्बत आपके लिए। अल्लाह ये प्यार मोहब्बत कायम रखे, ये अमन कायम होना बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया वकार। एनीवेज एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक। अब आपको सैर करवाएंगे उन मंजिलों के साथ चलते हैं जहां पर चांद तारों को लिए मट्टी में उतरा है। हसीन वादियां हैं, सरसब्ज कोहसार हैं और बहते झरने। सरजमीन पाकिस्तान, नए सयाहती मकामात सामने आने लगे हैं पाकिस्तान की सरजमीन पर, और ये वो मकामात है जो बाहर रहने वालों को, पाकिस्तान में रहने वालों को कह रहे हैं कि आइए हमारी सैर कीजिए, यहाँ की जगहों को दरियाफ्त कीजिए। एग्जैक्टली, स्पेशली अगर हम बात केपी की करेंगे तो वहाँ पर एक्सप्लोरिंग न्यू स्पॉट्स पर बहुत काम हो रहा है। कवाली ज़िला औरंगज़ई, यहाँ पर नए टूरिस्ट स्पॉट की निशानदही कर ली गई है। 7000 फीट की बुलंदी पर समाना एक इलाका है और उसको बतौर सियाहती मकाम इसकी शनाख्त हो गई है। इस इलाके की खूबसूरती क्या है, व्हाट आर द अट्रैक्टिव स्पॉट्स ऑफ दिस स्पॉट, इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया वज़ीर इत्तलात केपी कामरान बंगिश साहब ने। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर 7000 फीट की बुलंदी पर ये इलाका समाना, थोड़ा सा बताएंगे किस चीज़ ने आपको पुश किया कि इसे सियाहती मकाम डिक्लेयर कर देना चाहिए, और फिर सहूलियात के लिए क्या किया जा रहा है, फैसिलिटीज़ के लिए क्या किया जा रहा है, वहाँ पर आसानी से पहुँच जाएँ? समाना जो है औरंगज़ई ज़िला जो है हमारा, उसमें एक बेहतरीन सियाहती मुकाम है जो डोमेस्टिक टूरिज़म को नेशनल और इंटरनेशनल टूरिज़म के लिए बहुत अट्रैक्टिव है।
वहाँ पे हम जो तकरीबन 8 किलोमीटर का एक रोड है वो उसकी मंजूरी दे दी है, जिसके ऊपर 29 तारीख से काम शुरू हो जाएगा। इसके अलावा वहाँ पे टूरिस्ट अट्रैक्शंस के लिए हम रेस्ट हाउस बनाने जा रहे हैं, एक सराय भी बना रहे हैं। वहाँ पे लोकल कम्युनिटी को जो है हम मुख्तलिफ़ किस्म की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि जो टूरिस्ट आएँ तो उनको भी वो लोकल कम्युनिटी जो है वो फैसिलिटेट कर सके। तो समाना जो है वो एक बहुत बेहतरीन एडिशन है हमारे नए सयाहती मकामात में। कामरान साहब कहिएगा, वैसे तो पाकिस्तान जो है कुदरती हुस्न से मालामाल है, कई सयाहती मकामात ना सिर्फ मुल्की बल्कि गैर मुल्की सयाहों को भी बेहद पसंद आते हैं, मुख्तलिफ नजर आते हैं। तो नए सयाहती मकामात की तलाश के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? खैबर पख्तूनख्वा में जैसे कि आपको इल्म है कि हमारी कुछ ऐसी नेचुरल खुसूसियात हैं अल्हम्दुलिल्लाह। खैबर पख्तूनख्वा में माइंस और मिनरल्स का बहुत ज़्यादा पोटेंशल है। एनर्जी सेक्टर में जो पानी है, जो माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं या इस तरह के जो पानी के ज़खायर हैं, उससे बहुत ज़्यादा हम पोटेंशल समझते हैं कि उससे रोज़गार के मौके बढ़ेंगे, एनर्जी के प्रोजेक्ट्स बने। और फिर तीसरा जो सबसे ज़्यादा है वो अल्लाह ताला ने खैबर पख्तूनख्वा को सियाहत के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा मालामाल बनाया हुआ है। तो अब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है वो इंटीग्रेटेड टूरिस्ट जोन्स बना रही है, ITZs। हमने तकरीबन 8 ITZs के लिए जगह जो है वो सिलेक्ट कर दी हैं। इसके अलावा हम जो मौजूदा टूरिस्ट स्पॉट्स हैं जिसमें ज़्यादातर स्पॉट्स मालाकंड डिवीज़न और हज़ारा डिवीज़न में है, इसके अलावा जो अर्बन टूरिज़म जिसको कहते हैं जो पेशावर रीजन है उसमें भी काफ़ी पोटेंशियल है। तो हम ओवरऑल इसके ऊपर एक इंटीग्रेटेड काम कर रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट एरियाज़ को डेवलप कर सकें और उनको अकॉर्डिंगली हम इतना प्रमोट करें कि यहाँ पे रोज़गार के मौके पैदा हों, यहाँ पे जो हमारी रीब्रांडिंग एक हो जाए खैबर पख्तूनख्वा की कि एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है यहाँ पे कि खैबर पख्तूनख्वा को एक अंदाज से देखा जाता था। अब टूरिज़म के हवाले से जो अल्लाह ताला ने हमें नवाजा है, अब लोगों में खैबर पख्तूनख्वा का पर्सपेक्टिव जो है वो चेंज हो जाए। बिल्कुल सर, अगर कोरोना ना आता तो इस साल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टूरिज़म होना था, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। इसी सिलसिले में बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा था। ज़ाहिर जब एक्सपेक्ट आप कर रहे होते हैं तो आप उसी ज़मीन में काम भी करते हैं। सर, टारगेट क्या है या सोच क्या है KP गवर्नमेंट की कि जो नए मकामात की निशानदेही है, जो ऑलरेडी स्पॉट्स हैं उन पर फैसिलिटीज़ को बढ़ाना ताकि जो बिज़नेस है वो बढ़े? टारगेट क्या है? कितना बिज़नेस बढ़ सकता है? पोटेंशियल कितना ज़्यादा है? नए मकामात की जो निशानदेही हो रही है या उनको हम डेवलप कर रहे हैं, उससे यकीनन लोकल कम्युनिटी को रोज़गार के मौके मिल रहे हैं। उधर की जो है इकोनॉमी में काफ़ी मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं और इससे अल्टीमेटली वहाँ पे जो रोज़गार के और जॉब्स के नए एवेन्यूज़ खुल रहे हैं, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। वहाँ पे एक रिस्पेक्टेबल लाइवलीहुड्स जनरेट होंगे लोगों के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये खैबर पख्तूनख्वा को जो अल्लाह ताला ने जिस पोटेंशियल से नवाजा हुआ है, हम उसको अब हकीकी मानों में कैपिटलाइज कर रहे हैं और नेशनल लेवल पे ये अब एक फोकस है कि टूरिज़म एरियाज़ को डेवलप किया जाए, वहाँ पे रोज़गार के मौके और नए टूरिस्ट एरियाज़ जो है आइडेंटिफाई किए जाएँ, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। क्योंकि अगर आपको मैं खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से बताऊँ तो गलियात का एरिया या जो हमारे कागान नारान का जो हज़ारा बेल्ट में हमारे हैं, उसके अलावा अगर स्वात में मालाकंड रीजन में हम देख लें तो स्वात का एरिया या चतराल का, तो इस पे एक मखसूस मौसम में बहुत ज़्यादा इन्फ्लक्स हो जाता है। तो अगर हमारे पास नए एरियाज़ आते हैं तो उससे एक तो वो एरियाज़ डेवलप होंगे, दूसरा वहाँ पे रोज़गार के मौके और तीसरा जो टूरिस्ट्स हैं उनको एक नई चीज़ जगह देखने को मिलेंगी और जो खैबर पख्तूनख्वा है उसको उसकी जो रीब्रांडिंग है वो होगी उससे। बहुत शुक्रिया। कामरान बंगिश, वज़ीर इत्तलात KP हमारे साथ मौजूद थे और जो नए स्पॉट्स हैं उनके दरियाफ्त से मुताल्लिक मज़ीद फैसिलिटीज़ वहाँ पर हों ताकि लोगों का पहुँचना आसान हो और वहाँ जो लोकल कम्युनिटी है उनको रोज़गार के मौके मिले। बहुत ज़रूरी है कि जब आप किसी नए स्पॉट को लोकेट करते हैं तो वहाँ पर जो लोकल कम्युनिटी उनको सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, ना सिर्फ KP में बल्कि ये हमने नेशन वाइड देखा है। स्पेशली हम गवादर तक की अगर बात कर लें, बलूचिस्तान की बात कर लें, तो वहाँ पर ऐसे ही हो रहा है। जो लोकल कम्युनिटी है उनको अपलिफ्ट किया जा रहा है, यही सबसे अहम चीज़ है। और इसीलिए जो है बाहर के लोग इस पाकिस्तान आते हैं और पाकिस्तान को इतना पसंद करते हैं। बाहर के लोगों की बात हो रही है तो बाहर के बच्चों की भी बात कर लेते हैं। क्यों ना बाहर के ऑक्टोपस की बात पहले करें? हाँ, वो उसकी भी कर लेते हैं। चलिए, जो ऑस्ट्रेलिया की बात हम करना चाह रहे हैं दोनों मिलकर के इंसान दोस्त ऑक्टोपस की बच्चों के साथ खेलने की एक दिलचस्प सी वीडियो है। ज़रा देखिए इस फुटेज को। सोशल मीडिया पर ये वायरल हो रही है। ऑस्ट्रेलिया का शहर सिडनी, यहाँ की मैकवेयर झील है, इसके करीब गारों पर मुश्तमिल साहली पट्टी पर यह वीडियो बनाई गई है
देखा यह गया कि एक ऑक्टोपस बच्चों के साथ साथ चल रहा है। शुरू में तो बच्चों को लगा कि नहीं, ये हमारे साथ नहीं चल रहा और ये एक मॉन्स्टर है, वो थोड़े से खौफजदा हुए। लेकिन जब उन्होंने देखा कि नहीं, मॉन्स्टर नहीं है, ही इज एक्टिंग लाइक अ फ्रेंड, पीछे पीछे उनके आ रहा है, तो वो भी ऑक्टोपस के साथ खेलने लगे। तो जनाब ये वीडियो वहां पर बनी और अभी बहुत ज्यादा ये वीडियो जो है वायरल हो रही है ना, और कितना क्यूट लग रहे हैं वाइशा वशे। और बच्चों की बात करते हैं। अक्सर बच्चे ऐसे होते हैं, एक तो ये बच्चे होते हैं जो ऑक्टोपस के साथ घूमते फिरते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि कुत्तों से बहुत ज्यादा खौफजदा हो जाते हैं। मगर ऐसे ही बच्चों में कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो बड़ी बहादुरी से इन कुत्तों का सामना करते हैं, इनके साथ खेलते हैं और इनके साथ अटकेलियां करते हैं। लेकिन महक, जो मेरे बच्चे हैं ना, वो तो कुत्ता जितना मर्जी बड़ा हो कहते हैं बाबा इट्स अ पपी। मैंने समझा उसमें कि दग नहीं, कुत्ता है प्रॉपर, नो नो बाबा इट्स पपी, और वो खेलते हैं उनके साथ। हाँ, और ये बड़ा मैंने ये देखा, वैसे बाहर ये बहुत ज्यादा ट्रेंड है, बच्चे जो है वो कुत्तों के साथ रहना पसंद करते हैं ज्यादा और कुत्ते भी फिर मोहब्बत का इजहार करते हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो जो है वो खूब वायरल हो रही है जिसमें देखा जा सकता है कि कुत्ता इंतहाई मोहब्बत से, शफकत के साथ बच्चे से क्या कर रहा है, गले मिल रहा है, जबकि बच्चा भी ये सब करते हुए खुशी महसूस कर रहा है, यानी से कोई खौफ नहीं है, कोई खतरा नहीं है। अच्छी बात। हाँ, अच्छी बात इसमें ये है कि जनरली ये कहा जाता है, इनकरेज किया जाता है कि घर में कोई पेट होना चाहिए और पेट से मोहब्बत करना बच्चे को सिखाएं, उसका ख्याल रखना बच्चे को सिखाएं। तो जनरली जो उसकी अपब्रिंगिंग होती है उसमें वो प्यार करना सीखता है, ख्याल रखना सीखता है, और स्पेशली जो जानवर हैं उनसे मोहब्बत करना है बहुत ज़रूरी है। बिकॉज हमने ऐसी बहुत सी खबरें रिपोर्ट होते देखी हैं कि जब जानवरों के साथ ऐसा सलूक किया गया कि वाकई फिर हम सोचने पर मजबूर हो गए कि हम बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो अक्सर एक खबर रिपोर्ट होती है कुत्ते ने बच्चे को काट लिया या कुत्ते बच्चे पर जो है वो उसने हमला कर दिया। लेकिन हम इस पहलू को भूल जाते हैं कि उसी मोहल्ले में जब कुत्ता था, बच्चे उसे छेड़ रहे थे, पत्थर मार रहे थे, उसे आपने इंस्टिगेट किया, तभी कुत्ते ने रिएक्ट किया। हम इस खबर को भूल जाते हैं, इस मामले को भूल जाते हैं। हम ये बच्चों को सिखा नहीं रहे कि आपने कुत्ते के साथ किसी और जानवर के साथ अपना रवैया सलूक क्या रखना है, क्योंकि अगर आप उसे तंग करेंगे तो वो रिस्पॉन्ड करेगा, वो रिएक्ट करेगा। ये तंग नहीं, देखिए वो प्यार कर रहा है, वो भी आगे से वो सीखा है, ये सीखा है। कितना प्यारे, दोनों कितने प्यारे लगते हैं। क्या बात है। चलिए, मुझे तो इसके अम्मा अब्बा ने इसको सिखाया। डेफिनेटली पेरेंट्स से सिखाते हैं कि कैसे आप जानवरों से प्यार करती है। चलिए जी, बढ़ते हैं आगे। और बच्चों, आज बहुत सारे बच्चों की बात करते हैं, और बच्चों की बात करते हैं। और क्या खबर है हमारे पास? और ये है कि बार्बर शॉप पर जब बाल कटवाते हैं तो हमने अक्सर ये देखा कि बच्चे रोते हैं। पाकिस्तान में क्या होता है, वो सीट पे क्या करते हैं, वो रख देते हैं छोटी सी फट्टा रख देते हैं। ये आज सुबह शोएब मुझे बता रहे थे, खैर वो इत्तेफाकन नहीं खबर मैं आप बताया था, मैं क्या बताया था, मैं ये कह रहा था महक को कि मुझे बचपन में चिढ़ थी जब मैं बार्बर शॉप पे जाता था, मुझे फट्टा रख के बिठाते थे। मैं कहता नहीं, मैंने नहीं बैठना फट्टे में, छोटा था बिठाते थे फट्टे में। हाँ ना, देखिए आप शरारती थे, लेकिन भाई अब के बच्चे ऐसे नहीं है। आप पता नहीं कितनी पुरानी बात कर रहे हैं, अब बच्चे ऐसे अब बच्चे ऐसे हैं कि वो हंसी खुशी सारे काम करते हैं। इंटरनेट सार्फिन ने बाल कटवाते वक्त हंसी से लोटपोट होते बच्चे की इस वीडियो को खूब पजीराई में दिए, लोग पसंद कर रहे हैं और देखने वालों को हैरत में भी मुब्तला कर दिया कि इतना हंसमुख बच्चा। और सोशल मीडिया सार्फिन ने जो है हैप्पी फ्राइडे के मुख्तसर उन्वान के साथ ये वीडियो शेयर की, जो कि देखते ही देखते बहुत ज्यादा वायरल हुई। कितना बच्चा मुस्कुरा रहा है। बार्बर पे भी डिपेंड करता है, वो बार्बर क्यूट हो, बाबर अगर हंसा रहा हो या हंसा रही हो तो बच्चा हंसता भी है। अगर बाबर आए यूं पकड़ ले बच्चे के सारे के वजह से मैं बाल काटूंगा, बच्चा तो रोएगा यार। शेव के ऐसे ही थे नहीं, मेरे बच्चों को ऐसे बार मिलते हैं इसलिए वो रोते हैं। चलिए जी, अब हो गया है आपसे अल्लाह हाफ़िज़ कहने का वक्त। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, शो का फीडबैक जरूर दीजिएगा और मास्क पहनकर बाहर जाइएगा, कोरोना भाईजान अभी मौजूद हैं। तो अपना बहुत सा ख्याल रखें और अपने साथ साथ और भी लोगों का बहुत सा ख्याल रखें। सबका ख्याल रखें।